कर पाएँ। बाकी देखते हैं क्या होता है। ओके, सो क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं और कल की क्लास में हम लोगों ने देख लिया था कि प्लांट टिश्यू कल्चर का क्या-क्या जो इम्पोर्टेंट फीचर्स है उसके बारे में। आज हम लोग अभी आज की क्लास 2 सेक्शन में करेंगे हम लोग। एक सेक्शन में पहले ये प्लांट टिश्यू कल्चर फिनिश करेंगे, देन इसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। फिर आपको स्टार्ट कर देंगे आज के ही डेट में एनिमल टिश्यू कल्चर के बारे में, राइट? और 10 बजे तक क्लास चलाएँगे, फिर इसके बाद आप लोग रेस्ट करना, फिर 10:30 बजे से क्लास होगी आपकी उसकी पेपर डिस्कशन वाली। ओके, स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? ओके, सो ये जो टॉपिक आपको यहाँ पे मेंशन है, ये सारे टॉपिक अभी हमको डील करना है। दैट इज़ द किस तरीके से आपका जो प्लांट टिश्यू कल्चर है, उसका क्या-क्या एप्लीकेशंस है। मीन्स आप पहले देखेंगे कि जर्म प्लांट्स को कैसे कंज़र्व किया जाता है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और जीन ट्रांसफर का मेथड्स क्या है और ट्रांसजेनिक प्लांट जो है, उनके पास बेनिफिशियल्स क्या-क्या ट्रेड्स या क्या-क्या एप्लीकेशंस हैं उनके और कौन-कौन से बायोसेफ्टी रूल्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ों से आपके कुछ प्रॉब्लम्स बनते हैं और बने हुए हैं, तो हम लोग वहाँ पे भी क्या करेंगे, फ़ोकस कर लेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस को और यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो जीन जो भी आपके जर्म प्लाज हैं उनको कंजर्व करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है और उनको कंजर्व करने के लिए या उनको प्रिजर्व करने के लिए क्या-क्या हमारे पास मेथड होते हैं। ओके, तो अच्छा बीच-बीच में ये लोग भी अभी चलता रहेगा। सो जर्म प्लास कंजर्वेशंस का मतलब ये होता है कि जो भी आपके ऑर्गेनिजम्स का जो मटेरियल है, आप उस मटेरियल को क्या करें लॉन्ग टाइम के लिए कंजर्व कर सकें, मीन्स प्रिजर्व कर पाएँ और आपको जब कभी भी फर्दर कभी उस पर्टिकुलर काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स की ज़रूरत अगर पड़ रही है, तो आप उसको क्या कर सकें, ग्रो करा सकें या उसके प्रॉपर्टी को क्या कर सकें, स्टडी कर पाएँ और उस ज़रूरत के हिसाब से आप क्या करते हैं, उसको कंजर्व करते हैं। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ जाती है कि टाइम टू टाइम जैसे-जैसे सिनेरियो चेंज होता रहता है, जो ओल्ड वर्जन्स के ऑर्गेनियम्स होते हैं या प्लांट होते हैं वो धीरे-धीरे क्या होते हैं इस चेंजिंग एनवायरमेंटल क्लाइमेटिक कंडीशंस में अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। दैट इज़ व्हाई वो क्या होते हैं एक्सटिंक्शन की कैटेगरी पे आ जाते हैं। तो उन एक्सटिंक्ट हुए ऑर्गेनिम्स जो होते हैं मीन्स जो आपके प्लांट की स्पीशीज़ होती हैं, उनके जर्म को हम क्या करते हैं प्रिज़र्व करके रख लेते हैं। फर्दर अगर हमें कोई स्टडी करनी है या उनके बारे में अगर हमको देखना है कि हाँ, अभी वो सर्वाइव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो उनके स्टडी करने के लिए हम उनके जर्म प्लांट्स को क्या करते हैं कंजर्व कर लेते हैं। तो कंजर्वेशंस के लिए क्या-क्या मेथड होंगे यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया जा रहा है कि जर्म प्लाज को कैसे आप डिफाइन करेंगे, क्या इसका मीन होता है। तो जर्म प्लाज रिफर टू द सम टोटल ऑफ ऑल द जीन्स प्रेजेंट इन अ क्रॉप एंड इट्स रिलेटेड स्पीसीज। सपोज कोई एक स्पीसीज है, उस स्पीसीज में जितने भी आपके टोटल जीन प्रेजेंट हैं, उन सारे जीन का क्या किया जाए, आपका एक जो टोटल सम हो। जैसे आपने डिफाइन किया था जीनोम को, तो जीनोम को आप डिफाइन क्या करते हैं कि कोई भी जो ऑर्गेनिजम्स होता है, उस ऑर्गेनिज्म के बॉडी में मीन्स सेल्स में पाए जाने वाले जो आपके क्रोमोसोम्स होते हैं, उनके हैप्लॉइड सेट्स को आप क्या बोलते हैं, जीनोम बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग अपनी बात करें तो हमारे 2n के नंबर में क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, आपके 46 होते हैं। और अगर अपने हम लोग जीनोम की बात करेंगे तो हमारा जीनोम कितना होगा, दैट इज द 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। तो जीनोम को डिफाइन आप कैसे करते हैं, हैप्लॉइड सेट ऑफ अ क्रोमोसोम्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। किसी भी ऑर्गेनिजम्स का जो हैप्लॉइड सेल्स मीन्स एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, उसको आप जीनोम बोलते हैं। वैसे ही जर्म प्लाज आपको बताता है कि एक स्पीसीज जो कि प्लांट की है, उस प्लांट की स्पीसीज के सारे जीन्स का जो टोटल सम होगा, उसको आप क्या बोलेंगे, दैट इज जर्म प्लाज बोलते हैं। तो इसी को कंजर्व करने के लिए कुछ हम मेथड यूज करते हैं और इसको करने की जरूरत क्यों है, आपको मैंने बताया यहाँ पे कि जैसे जैसे डे बाई डे ये डायनामिक आपका एनवायरमेंटल कंडीशंस होता है और इस डायनामिक की वजह से यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली क्या होते हैं, चेंजेस आते रहते हैं। तो उस चेंजेस को जो ओल्ड वर्जन्स के प्लांट्स होते हैं, वो अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर पाते, वो धीरे-धीरे एक्सटिंक्शन की कैटेगरी पे आ जाते हैं। सो ऐसे सूटेबल वैराइटीज़। हाँ, हाँ। जी, जी। क्या? हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। तो 47 जो होगा उसका कोई एक एब्नॉर्मैलिटी होगी, उस एब्नॉर्मैलिटी वाले क्रोमोसोम्स को आप अलग रखेंगे। जी हाँ, आप अगर आप जीनोम की बात कर रहे हैं, जैसे आपके जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आपको पढ़ाया जाता है, वहाँ पे 46 क्रोमोसोम की सीक्वेंसिंग नहीं की गई है। कितने की गई है? 23 की, और इन 23 का ही आपका जो होमोलॉगस पेयर होता है और उसपे जैसे आपके ये जो होमोलॉगस पेयर होते हैं, इनका नंबर ऑफ जो मीन्स जीन होता है, वो दोनों पे सेम होते हैं। इसीलिए आप बताते हैं कि आपके पास एक जीन की 2 कॉपी होती है। अगर एक जीन आपका खराब भी हो जाता है, तो भी आप अच्छे से सर्वाइव कर पाते हैं। तो ये जो आप इसको बोलते हैं, इसको आप बोलते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। तो सीक्वेंसिंग जब भी कराई जाती है जीनोम का, उसमें सिर्फ़ एक सिंगल क्रोमोसोम का होता है। अगर आपने इसका कर लिया, तो इसमें जो भी आपका डीएनए का जीन का सीक्वेंस होगा, वही वाला जीन का सीक्वेंस आपको इसमें भी पाया जाएगा।
तो आपने जो एचजीपी पढ़ा हुआ है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ा हुआ है, उसमें जो सीक्वेंसिंग की गई है, वो 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की गई है, ना कि 46 क्रोमोसोम का। ओके? और जहाँ आपने जी हाँ, जीनोम का डेफिनिशन ही होता है हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। किसी भी ऑर्गेनिज़्म का अगर सपोज़ उसके पास 16 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है तो आप उसके जीनोम कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो जितने भी आपके ऑर्गेनिज़्म में आपका 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होगा, उसका आप हाफ़ कर देंगे तो आपका क्या हो जाता है? जीनोम हो जाता है। कभी भी उसके टोटल 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को जीनोम आप डिफाइन नहीं करते हैं। और हाँ, और रही बात जैसे अभी आपने ऑड नंबर के लिए पूछा हुआ है, जैसे अब सपोज़ कीजिए, अब अगर हम लोग अपने ही केस की अगर बात कर लें, तो हम लोग अगर फीमेल की बात करते हैं, तो वहाँ पे तो हमारे पास क्या होते हैं 20 आपके जो 2 पेयर्स होते हैं, वो क्या होते हैं आपके ऑटोसोम्स होते हैं और 1 पेयर आपका क्या होता है सेक्स क्रोमोसोम्स का, जहाँ पे एक्स, एक्स और दोनों ही एक्स होते हैं। लेकिन अगर हम लोग मेल की बात करें, तो ये जो आपका सेक्स क्रोमोसोम्स होता है, वो यहाँ पे हेटेरोज़ाइगस होता है, मतलब एक एक्स है और दूसरा क्या है आपका वाई है। तो यहाँ पे इन दोनों का अलग-अलग किया जाएगा। तो मतलब आप क्या करेंगे 22 तो आपके क्या हो जाएँगे 22 पेयर्स मीन्स 44 जो क्रोमोसोम्स होंगे ऑटोसोम्स होंगे, तो 22 का आपका अलग-अलग किया जाएगा, फिर एक्स और वाई का अलग-अलग किया जाएगा, जबकि यहाँ पे फीमेल के केस में सिर्फ़ आपको एक एक्स का करना होगा। समझ आया? जी हाँ, बिल्कुल। तो इस तरीके से जब आपका वहाँ पे नंबर अगर आपका ऑड होगा तो उसको अलग से करके मतलब सीक्वेंसिंग कराई जाती है। तो जब भी आपको जीनोम टर्म अगर कहीं पे भी आएगा तो आप ये समझ जाना कि वो उस ऑर्गेनिज़्म का एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या करता है, रिप्रेज़ेंट करता है। ओके, आगे बढ़ें? हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे जर्मप्लाज़ के कंज़र्वेशंस का। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखा कि जर्मप्लाज़ का मीन क्या होता है। आपने यहाँ पे जाना कि किसी एक प्लांट के स्पीशीज़ में पाए जाने वाले जितने भी टोटल जीन होते हैं, उन जीन के सम अप को आप क्या बोलते हैं? जर्मप्लाज़ बोलते हैं और उन्हीं को लॉन्ग टाइम तक के लिए मीन्स कंटीन्यूअसली आगे तक को भी देखने के लिए या उनके बारे में स्टडी करने के लिए उसको प्रिज़र्वेशंस के मेथड को जर्मप्लाज़ कंज़र्वेशंस के नाम से जाना जाता है। ज़रूरत इसकी क्यों पड़ती है? जैसे आज के डेट में जो आपके बहुत अच्छे वैरायटी के और अच्छे क्वालिटी के आपके जो प्लांट हैं, आने वाले 50 नेक्स्ट 50 ईयर्स में क्या होंगे वो एक्सटिंक्शन की कैटेगरी में चले जाएँगे। तो आप अगर चाहते हैं कि ये वाले जो गुड वैरायटी के आपकी स्पीशीज़ हैं, ये लॉन्ग टाइम तक आगे के जनरेशंस में भी क्या करें सर्वाइव कर पाएँ, तो आप उनके जर्म प्लाज़्म क्या करते हैं, प्रिज़र्व कर लेते हैं और इन फ्यूचर जभी कभी आपको ज़रूरत होती है, तो उसको आप आर्टिफ़िशियल मीडियम में ग्रो करा कर के उस प्लांट का जो जो भी बेनिफिशियल प्रॉपर्टी है, उसको लेकर के अपना काम कर पाते हैं। ओके, सो दैट इज़ व्हाई इस पर्पज़ से क्या करते हैं आप इसको कंज़र्व करते हैं, तो कंज़र्वेशंस के लिए क्या-क्या मेथड हो सकता है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो होपफुली आप लोगों ने नाम सुना होगा क्रायो प्रिजर्वेशंस के बारे में, जहाँ पे चिलिंग करके क्या किया जाता है, सेट किया जाता है मीन्स उसको रखा जाता है। द germplasm conservations थ्रू द कन्वेंशनल मेथड हैज़ सेवरल लिमिटेशंस। अगर आपने पहले तरीके से जो आपके कन्वेंशनल मेथड होते हैं, उनसे अगर आपने germplasm को लिमिट अगर आपने कंज़र्व करके रखा हुआ है, तो उसके लिए बहुत सारे आपको लिमिटेशंस होते हैं। जैसे आपको बताया जा रहा है कि वो जो कंजर्वेशंस का मतलब ये हुआ कि नॉर्मल जो कन्वेंशनल मेथड होता है उसमें क्या किया जाता है, ये सीड्स को ले जाकर के कोल्ड स्टोरेज में रख देते हैं और सीड्स को आपकी जो ग्रोइंग फेज होती है उसको डोरमेंसी में करा देते हैं या इस तरीके से उसको रखा जाता है। लेकिन ये सारी जो सीड्स होती है ना, एक आफ्टर सम टाइम्स के बाद ये आपका डिग्रेड होकर के स्पॉइल होना शुरू हो जाती है। लॉन्ग टाइम तक 2 या 4 साल या 6 साल के बाद इन सीड्स में वो क्वालिटी रह नहीं जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप सभी लोग अगर अपने-अपने घर में देखिए तो जो पुराने जो गेहूँ होते हैं मतलब गेहूँ की जो सीड्स होती है, अगर इस साल अगर वो मतलब उसका जनरेशंस बना हुआ है तो 4 से 6 साल के बाद अगर आप उसको रख देते हैं, तो उसमें कुछ ऐसे कीड़े लग जाते हैं या उनकी जो वाइबिलिटी होती है वो खत्म हो जाती है, बहुत हल्के हो जाते हैं, पानी आप डालते हैं तो पूरा का पूरा ऊपर क्या करता है, फ्लोट कर जाता है। तो ये वाले जो मेथड थे वो क्या है आपके कन्वेंशनल मेथड है। तो कन्वेंशनल मेथड से आप किसी भी प्लांट के जो जर्म प्लाज़्म इन द फॉर्म ऑफ अ सीड उसको 4 से 6 साल से ज़्यादा आप उसको प्रिज़र्व करके नहीं रख सकते हैं। उतना भी रखने में उसकी वाएबिलिटी क्या होती है खत्म हो जाती है। तो जो सीड्स आपका इस टाइम पे वाएबल है, अगर आपने उसको नॉर्मल ऐसे कोल्ड स्टोरेज में या नॉर्मल इस तरीके से अगर आपने रख दिया है, तो 2 से 3 साल के बाद या 4 साल के बाद उसमें नंबर ऑफ वाएबल जो सीड्स होंगे वो धीरे-धीरे कम हो जाते हैं। उनका वेट खत्म हो जाता है और चूँकि सीड्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे स्टोर्ड न्यूट्रिएंट होते हैं, तो छोटे-छोटे जो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं उनको न्यूट्रिशन चाहिए होता है, तो दैट इज़ व्हाई वो सीड में क्या करते हैं, इन्फेक्शन भी कर जाते हैं और वहाँ से पूरा सीड की एनर्जी लेकर के अपना वो काम करते हैं, तो सीड खराब हो जाती है।
तो इन कन्वेंशनल मेथड को प्रिज़र्व करने का जो तरीका था, उससे आपको नुकसान हो रहा था और इनकी लिमिटेशन थी। उस लिमिटेशंस को दूर करके कुछ टेक्निकल क्या किए गए अप्रोच लगाए गए। तो उन टेक्निकल अप्रोच को आप बायोटेक्निकल अप्रोच के नाम से जानते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजिकल अप्रोचेस से आप इस जर्म प्लाज़ को किस तरीके से लॉन्ग टाइम तक के लिए 10 टू 5 ईयर या 10 टू 20 ईयर्स या और ज़्यादा साल तक आप कैसे उसको प्रिज़र्व कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या है यहाँ पे पहला दिया जा रहा है क्रायो प्रिजर्वेशन दैट इज़ द फ्रीज़ स्टोरेज और ये आपका जो होता है लिक्विड नाइट्रोजन में किया जाता है। लिक्विड नाइट्रोजन का जो टेम्परेचर है वो -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। तो अगर किसी भी सैंपल को आप उसको क्रश करके उसके होमोजेनाइज़ सेल्स को बना करके लिक्विड नाइट्रोजन में रख करके अगर आप रख देते हैं तो वो बहुत सालों तक आपका नॉर्मल कंडीशन से बना रहता है। जब कभी भी आप चाहेंगे तो उस सैंपल से आप उसको फेवरेबल कंडीशंस दे करके टेम्परेचर, पीएच और न्यूट्रिएंट मीडिया दे करके उससे फर्दर आप ग्रोइंग करा सकते हैं। सो ये मेथड जो होता है वो बहुत ही सूटेबल माना जाता है और बहुत महँगा पड़ता है। इसके लिए जो आपका लिक्विड नाइट्रोजन का जो कंटेनर आता है वही काफ़ी महँगा आता है और लिक्विड नाइट्रोजन भी अपने आप में इंडस्ट्रियली जो मिलता है आपका वो काफ़ी महँगा मिलता है। तो उसमें रख करके आपको रखना होता है ताकि आप जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम पे ये काम मैंने अपने पीएचडी के टाइम पे किया कि जब हम लोग प्लांट का सैंपल लेकर के एनालिसिस करना होता था, तो उसमें एनालिसिस में बहुत सारे पैरामीटर्स की रीडिंग लेनी होती थी। तो एक समय पे सारा रीडिंग पॉसिबल नहीं होता था, तो हम लोग प्लांट के सैंपल को लेकर के उसको लिक्विड नाइट्रोजन में क्रश करके उसको एपन ड्रॉप में बना करके रख देते थे। 4-6 महीने के बाद जब भी हमको फुर्सत मिला, तब जाकर के उसकी एनालिसिस आसानी से कर पाते थे। तो ये क्रायो प्रिजर्वेशंस का जो मेथड है, वो बहुत अच्छा मेथड माना जाता है। किसी भी सैंपल को आप इस मेथड से डीएनए को भी बहुत अच्छे तरीके से रख पाते हैं, प्रोटीन्स को भी आप रख पाते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम पे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की लैबोरेटरी में एक आपका अल्ट्रा मीन्स -20 डिग्री सेल्सियस वाला जो फ्रिज होता है वो भी रखा जाता है और साथ-साथ यहाँ पे आपका ये जो लिक्विड नाइट्रोजन का कंटेनर होता है, ये भी रहता है। जिस लैबोरेटरी में मैंने काम किया वहाँ पे ये दोनों फैसिलिटी थी। -20 का भी आपका सेंट्रीफ्यूज था और लिक्विड नाइट्रोजन का कंटेनर भी था, तो आपका सैंपल रखने में कोई दिक्कत नहीं होती है। सो इस तरीके से आप क्रायो प्रिजर्वेशंस का काम करते हैं मीन्स क्रायो का मतलब होता है चिलिंग। तो जितनी भी आपके जो टेम्परेचर से की वजह से जो डिग्रेडेशंस हो रहे होते हैं उनको आप 196 माइनस डिग्री सेल्सियस पे अगर आप ले जाते हैं, जैसे अगर आपने पढ़ा होगा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे किसी भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स का जो वाइब्रेशंस हो वो जीरो हो जाए, जहाँ पर कि वो किसी भी तरीके का काम ना कर पाए, उसको आप बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो ये जो आपका -196 टेम्परेचर होता है ना, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर से भी क्या है आपका के वैल्यू के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी नहीं होती, ऑल द एक्टिविटी एंड ऑल द वाइब्रेशंस ऑफ द इवन एटम्स इज आल्सो ब्लॉक्ड। पूरी तरीके से क्या होता है, सीज हो जाता है। तो कोई भी एक्टिविटी यहाँ पे नहीं होती है। दैट इज वाई ना तो कोई यहाँ पे एंजाइम काम कर पाते हैं, ना तो यहाँ पे कोई रिएक्शंस हो पाता है। सो जो चीज़ जिस अवस्था में पड़ी रहती है, वैसे ही उसी सेम कंडीशन में क्या होता है वो आपको लॉन्ग टाइम के बाद भी मिलता है। सो नेक्स्ट आपका आता है कोल्ड स्टोरेज और ये कोल्ड स्टोरेज नॉर्मल होता है आपके पास भी वो आपका जो फ्रीजर है एक तरीके से कोल्ड स्टोरेज का काम कर सकता है, जहाँ पे टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 15 डिग्री सेल्सियस के बीच का अगर आप कोई मटेरियल रखते हैं तो उसको आप कोल्ड स्टोरेज के नाम से जानते हैं। जैसे नॉर्मल टाइम पे जो फार्मर्स होते हैं अपने, जैसे अभी इस टाइम पे आलू की खुदाई हो रही है, तो आलू को उनका उनका अगर ज़्यादा मात्रा हो जाता है तो क्या करते हैं, ट्रैक्टर से लाद करके उसको कोल्ड स्टोरेज में ले करके डिपॉजिट कर देते हैं, तो वहाँ साल भर रखा रहता है, उसका चार्ज लगता है। तो जब इनका घर का आलू खत्म हो जाएगा तो वहाँ जाकर के निकाल के ले आते हैं, अपना खाते हैं और फिर से क्रॉपिंग सिस्टम अपना परफॉर्म करते हैं। तो कोल्ड स्टोरेज का मतलब हुआ कि जहाँ पे टेम्परेचर क्या है 4 से लेकर के 15 के बीच में हो, वहाँ पे चीज़ों को रखा जाए। सो मोस्ट ऑफ द टाइम पे किसी भी मटेरियल का, फूड स्टफ्स का या कोई भी मॉलिक्यूल्स के डिग्रेड होने का जो लॉजिक होता है वो क्या है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी। और एंजाइमेटिक एक्टिविटी को होने के लिए टेम्परेचर बहुत बड़ा क्या है आपका फैक्टर है। किसी भी चीज़ को डिग्रेड होने से बचाने का बड़ा अच्छा तरीका होता है उसको कूलिंग पे रख दीजिए आप। फ्रिज में सामान आपके खराब इसीलिए नहीं होते क्योंकि वहाँ पे सारे के सारे एंजाइम्स क्या होते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। कोल्ड स्टोरेज में रखा गया जो आपका आलू होता है वो खराब क्यों नहीं होता? क्योंकि आलू को खराब होने के लिए जो एंजाइम आपका रिस्पॉन्सिबल है अमाइलेज, वो एंजाइम क्या होता है आपका वहाँ पे जाकर के इनएक्टिव हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर जो होता है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर से बहुत ही बिलो है। जितने भी डिग्रेड करने वाले जो आपके एंजाइम्स होते हैं फूड मटेरियल्स को, उन सब का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो मोर देन 25 होता है। 25 से लेकर के 38 के बीच में इस टेम्परेचर पे उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। तो अगर आप 25 से नीचे टेम्परेचर अगर आप कर देते हैं ऑब्जेक्ट के लिए, उस स्टफ के लिए, तो वो आपका मटेरियल जो होगा वो पूरी तरीके से क्या रहेगा, प्रिजर्व रहेगा, उस पे कोई अटैक नहीं पड़ पाएगा।
ओके, तो ये 2 आपको तरीके यहाँ पे बताए गए। क्रायोप्रिजर्वेशन जो कि अल्ट्रा लो टेम्परेचर है, -196 डिग्री सेल्सियस है, लिक्विड नाइट्रोजन में आप इसको रखते हैं और इसमें रख कर के आप कई सालों तक सैंपल को क्या कर सकते हैं, प्रिज़र्व कर सकते हैं। जबकि कोल्ड स्टोरेज जो है, वो आपका 4 से लेकर के 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे है। लॉन्ग टाइम तक के लिए मीन्स 4, 6, 8, 10 महीने के लिए अगर आपको रखना है, तो आप इस कोल्ड स्टोरेज में रख सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि प्लांट का जो जर्मप्लाज़्म है, उसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, उसको प्रिज़र्व करने की ज़रूरत क्यों है और प्रिज़र्व करने के लिए क्या-क्या पॉसिबल वे है, ये भी आपने यहाँ पे देख लिया। सो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे जीन ट्रांसफर मेथड्स इन प्लांट। किस तरीके से आप जीन का ट्रांसफर कराएँगे एक प्लांट से दूसरे प्लांट में और उसके लिए कौन-कौन से टेक्निक या कौन-कौन से अप्रोच आप यूज़ करेंगे और इसमें से सबसे बेटर क्या होगा, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। सो जीन ट्रांसफर मेथड्स इन प्लांट को बेसिकली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहला आपका डायरेक्टली मीन्स डायरेक्ट हो सकता है, दूसरा आपका इनडायरेक्टली जो कि किसी के मीडिएटेड होगा मीन्स किसी के थ्रू होगा। राइट, तो डायरेक्ट वाले को आप नेचुरल भी बोलते हैं और इनडायरेक्ट वाले को आप आर्टिफिशियल मीन्स मैनिपुलेटर फॉर्म से भी नाम से भी जाना जाता है। सो सबसे ज्यादा क्या चीज आरटीटी के थ्रू जिस जो आपका दूसरा वाला तरीका है दैट मीन्स इनडायरेक्ट वाला उसमें आपका आ जाएगा, नेचुरल वाले में ये नहीं आता। यहाँ पे 2 तरीके का होता है मीन्स प्लांट खुद से भी जेनेटिक मटेरियल अपना ट्रांसफर कर सकता है, जिसे आप नेचुरल बोलते हैं या डायरेक्ट बोलते हैं और अगर वहाँ पे कोई दूसरा सेकेंडरी वेक्टर का काम कर रहा हो, कोई मीडिएटेड हो, कोई मेथड हो, तो वहाँ पे आप क्या बोलेंगे, इनडायरेक्टली बोलेंगे। तो आप आरडीटी टेक्नोलॉजी भी एक वे है जीन ट्रांसफर करने का एक प्लांट से दूसरे प्लांट में या एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में। तो आपका जो आरडीटी टेक्नोलॉजी होगी वो इनडायरेक्ट मेथड में आता है, दैट मीन्स मैनिपुलेटेड मेथड में आता है। वो नेचुरली होने वाला प्रोसेस नहीं है। आप उसको करने के लिए ह्यूमन का इंटरफेरेंस होता है, वहाँ पे आप मैनिपुलेशंस करते हैं, जीन को कट करते हैं, जीन को ऐड करते हैं, फिर जीन को ट्रांसफर करते हैं, राइट? तो इस तरीके की प्रोसेस होती है। अच्छा, एक सवाल आप लोगों से सब लोगों से पूछना चाहेंगे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म और ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म में क्या डिफरेंस है? क्या कोई यहाँ पे डिफरेंसेस है? ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, नॉर्मल कंडीशंस में इन दोनों के लिए आप मतलब दोनों टर्म्स को एक ही चीज को इंडिकेट करने के लिए आप यूज करते हैं। सो इज देयर ए डिफरेंस बिटवीन द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म एंड ट्रांसजेनिक एनिमल्स और बोथ आर द सेम? एंड इफ बोथ आर द सेम देन व्हाई देयर आर टू वर्ड्स गिवन? हम्म। ओके, और कोई बताना चाहेगा जितने लोग भी जुड़े हैं यहाँ पे? अच्छा, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो होता है क्या है, नेचुरल होता है, राइट? क्या कहना चाह रही हैं आप? आरती गुप्ता, आपको आवाज सुनाई दे रहा है? अच्छा, शेयरिंग और हाँ हाँ। हाँ हाँ, अभी दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है? ओके, मेरा सवाल ये है आप सब लोगों से, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म और ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म में क्या डिफरेंस है? क्या कोई डिफरेंस होता है? हम्म। हम्म। दोनों ही दोनों प्लांट के ही ले लेते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड आपके जो प्लांट है वो और जेनेटिकली जो ट्रांसजेनिक प्लांट है वो। अब बताइए, बैक्टीरिया को छोड़ दीजिए। ओके, और कोई? कल्चर मतलब? अच्छा, ओके। सो इन्होंने जो बताया क्या बाकी लोगों को समझ में आया?
सनी आपको समझ में आया? अच्छा, ओके। चलिए टाइम को लॉस नहीं करते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंसेस होता है और किस टाइम पे आप ये टर्म यूज़ करेंगे और किस टाइम पे आप ये टर्म यूज़ करेंगे, ये आपका जानना थोड़ा यहाँ ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पे देखिए, जब आपको जेनेटिकली मॉडिफ़ाई की अगर बात किया जाएगा, तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी आती है कि या तो आप जीन को ऐड कर सकते हैं, या तो आप जीन को डिलीट कर सकते हैं, या तो आप जीन के सीक्वेंसेस को अल्टर कर सकते हैं। किसी भी तरीके से, कोई भी प्रोसेस करके अगर उस नेचुरल जीन के सीक्वेंसेस में कुछ मैनिपुलेशंस किया जाए, तो आप उसको क्या बोलेंगे, दैट इज़ द जेनेटिकली मॉडिफ़ाइड। कोई भी प्रोसेस करके, चाहे जीन का एडिशन किया जाए, चाहे आपका वहाँ पे जीन को हटाया जाए, डिलीशंस किया जाए, या आपके जीन के जो सीक्वेंसेस होते हैं उनके न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर को आप अल्टर करके कोई दूसरा अमीनो एसिड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस केसेस में आप जो टर्म यूज़ करेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड का नाम यूज़ करते हैं। मीन्स व्हाट, किसी भी ऑर्गेनिजम्स के जो नेचुरल जीनोम है, मीन्स नेचुरल जो जीन होता है, उसमें आप मैनिपुलेशंस करके, मीन्स ह्यूमन इंटरफेरेंस करके, या तो आप उसमें कोई चीज़ ऐड करते हैं, या तो आप उसमें से कोई डीएनए का सीक्वेंस निकाल देते हैं, या तो आप डीएनए के सीक्वेंस में कोई ऑर्डर में अल्टरेशंस करते हैं। अगर आप ये सारी प्रोसेस करते हैं, तो इसके चीज़ के जो थ्रू बनेगा, आप उसको क्या बोलेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के नाम से जानते हैं। जबकि जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं या ट्रांसजेनिक जो प्लांट होते हैं, वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ कोई एक फॉरेन जो जीन होती है, आप उसको क्या करते हैं, सिर्फ़ ट्रांसफ़र करते हैं। मीन्स उसके नेचुरल जो डीएनए का सीक्वेंस होता है, उसमें आपने किसी एक डीएनए के पार्ट को सिर्फ़ ऐड किया है, यहाँ पे डिलीट होने वाली बात नहीं आती है। सो व्हेनेवर a foreign DNA particles added in the natural DNA sequences of a plant is known as the transgenic। ट्रांस का मतलब होता है बाहर से आने वाला। तो ट्रांसजेनिक टर्म आप तब यूज करते हैं जब आपको किसी नेचुरल डीएनए के सीक्वेंसेस में, किसी नेचुरल डीएनए में आपने कोई बाहर से कोई डीएनए सीक्वेंस सिर्फ ऐड किया हुआ, वहाँ पे डिलीट करने वाली बात या सीक्वेंस पे अल्टर करने वाली बात ये नहीं होती, सिर्फ एडिशंस होता है। उस केसेस में आप क्या बोलते हैं, दैट इज द ट्रांसजेनिक बोलते हैं। So all the transgenic animals is considered under to the genetically modified organism। बट सारे के सारे जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होंगे वो ट्रांसजेनिक की कैटेगरी में नहीं आते हैं। समझ में आया? ओके। सो जेनेटिकली मॉडिफाइड के लिए आप कोई भी अप्रोच लगा सकते हैं, जीन को डिलीट कर सकते हैं, जीन को ऐड कर सकते हैं, जीन के सीक्वेंसेस को चेंज कर सकते हैं। अगर आपने ऐसा सारा सब कुछ किया हुआ तो उसे आप जेनेटिकली मॉडिफाइड बोलेंगे। जबकि किसी ऑर्गेनिजम्स के जीनोम में आपने सिर्फ बाहर से कोई फ्रेगमेंट डिजायरेबल डीएनए सीक्वेंसेस को क्या किया है, ट्रांसफर करके उसमें ऐड कर दिया है, उस केसेस में उसे आप क्या बोलेंगे, दैट इज द ट्रांसजेनिक के नाम से जानते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे कि कौन-कौन से मेथड हैं हमारे इस जीन के ट्रांसफ़र को करने के लिए और उनका क्या रोल होता है। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि नंबर पहला है वेक्टर मेडिएटेड या इनडायरेक्ट मेथड और दूसरा है आपका दैट इज़ डायरेक्ट मेथड के नाम से जाना जाता है। तो इस आपके वेक्टर मेडिएटेड में सबसे इम्पोर्टेंट जो प्लांट की कैटेगरी में पढ़ने के लिए वो क्या है, दैट इज़ टीआई प्लाज्मिड। यहाँ से सवाल आपका बनता है, इस चीज़ को थोड़ा-सा ध्यान से आप लोग पढ़िएगा और जहाँ-जहाँ पे कहीं कुछ प्रॉब्लम अगर हो तो उसे आप पूछ लीजिएगा। यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली है कि आपके इस बार के भी एग्ज़ाम में सवाल बनेगा। सबसे पहली चीज़ तो ये कि एक वेक्टर मेडिएटेड होता है और इसको लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, उनके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो ये टीआई प्लाज्मिड है क्या चीज़ और क्या करता है और किस तरीके से इसका मैकेनिज़्म होता है, इनको सबको हम लोग यहाँ पे वन बाय वन देखेंगे। टीआई प्लाज्मिड जो स्टैंड करेगा वो क्या करेगा, दैट इज़ ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लांट। मीन्स प्लाज्मिड के बारे में बताया जाता है आपको और ये एक बेसिकली क्या है, इस एक ऐसा प्लाज्मिड है जो कि एक बैक्टीरिया के सेल्स में पाया जाने वाला और मान लीजिए आपका ये बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया का पूरा आपका ये प्लाज्मिड है, ये इसका क्या है, आपका न्यूक्लियर क्रोमोसोम्स मीन्स मेन डीएनए है। तो ये जो आपका बैक्टीरिया होता है वो राइजोस्फेरिक ज़ोन में पाया जाता है और ये ग्राम नेगेटिव कैटेगरी में आने वाला एक राइजोस्फेरिक रॉड शेप क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। तो 3 प्रॉपर्टी मैंने बताया, रॉड शेप होगा, ग्राम नेगेटिव होगा, राइजोस्फेरिक ज़ोन में क्या होता है, पाया जाता है, राइट? जब कभी भी प्लांट का और ये प्लांट में क्या करता है, ट्यूमर इंड्यूस कर देता है, जिसको आप क्राउन गॉल डिजीज के नाम से जानते हैं। मान लीजिए अगर आपका ये कोई कोई सिंपल सा प्लांट है और इस प्लांट में कहीं पे भी कोई चोट लगा है, वुंडेड जो पार्ट होता है, तो वुंडेड जो पार्ट होते हैं वहाँ से कुछ मटेरियल्स रिलीज आउट होता है और ये मटेरियल जो यहाँ पे रिलीज होगा उसका नाम है एसिटोसिरिंजीन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख लीजिएगा, एसिटोसिरिंजीन। और ये आपसे सवाल में पूछा जाता है। सो
ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड क्या करता है आपका रिलीज़ होता है कहाँ से? वुंडेड पार्ट से, जो कि प्लांट को कहीं पे भी अगर चोट लगा हुआ है या फिर आपको कुछ डैमेज टिश्यूज़ हुई हैं, सो उन डैमेज टिश्यूज़ से ये एक फेनोलिक कंपाउंड रिलीज़ होता है, इसका नाम है एस्टोसिरिंजीन। और ये जो आपका कंपाउंड होता है, ये जा कर के इस राइज़ोस्फेरिक ज़ोन पे पाए जाने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, उन बैक्टीरिया में पाया जाने वाला आपका जो प्लाज़्मिड है, जिसका नाम है टीआई प्लाज़्मिड। और इस टीआई प्लाज़्मिड में आपका जीन पाया जाता है, इसका नाम है विर जीन। जिस तरीके से आपने पढ़ा कि आपका जो ओपेरॉन मॉडल होता है, मीन्स ओपेरॉन जो सिस्टम होता है, कई सारे जीन का आपका एक ग्रुप होता है। सिमिलरली आपका टीआई प्लाज़्मिड में एक वीर जीन पाया जाता है, जो कि 9 जीन का क्या है, एक आपका सीक्वेंस होता है, मीन्स क्लस्टर होता है। और ये टोटल 9 जीन मिल कर के इस टीआई प्लाज़्मिड को यहाँ बैक्टीरिया से निकाल करके प्लांट के सेल्स में ले आकर के इनकॉर्पोरेट कराने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। कैसे करेंगे, इसको यहाँ पे देखना है। आपका जो प्लांट है, जहाँ कहीं पे उसको डैमेज टिश्यूज़ हैं, उन डैमेज टिश्यूज़ से आपका एक फेनोलिक कंपाउंड निकलता है और वो फेनोलिक कंपाउंड का नाम है एस्टोसिरिंजीन। और वो आपका कंपाउंड आकर के उस बैक्टीरिया के टीआई प्लाज़्मिड के विर जीन को क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है। जैसे ही वो कंपाउंड बैक्टीरिया के कॉन्टैक्ट में आएगा, इनका विर जीन जो होता है वो नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है, आपका इनएक्टिव फॉर्म में होता है। और एस्टोसिरिंजीन कंपाउंड के इंटरैक्ट होने से ये आपका विर जीन एक्टिवेट हो जाएगा। और एक्टिवेट होने के बाद इस आपके प्लाज़्मिड में, मीन्स आपके जो ये प्लाज़्मिड दिखाई दे रहा है, इसमें जो विर जीन होते हैं, उन विर जीन का अलग-अलग क्या होता है, फंक्शंस होते हैं। कोई क्या करेगा, मतलब कुछ विर जीन्स ऐसे होते हैं जो कि प्लांट और बैक्टीरिया के सेल्स में, मान लीजिए आपका ये बैक्टीरिया का सेल्स है, सपोज़ सॉरी, मान लीजिए आपका ये प्लाज़्मिड है और ये पूरा आपका क्या है, बैक्टीरिया का सेल्स है, राइट? और यहाँ पे आपको मान लीजिए क्या है, आपका प्लांट सेल्स है। तो इस प्लांट सेल्स में और बैक्टीरियल सेल्स में यहाँ पे पुल बनाने का भी काम कौन करेगा, आपका विर जीन करता है। तो यहाँ से आपका ये प्लाज़्मिड क्या करेगा, यहाँ से ट्रांसफ़र होगा और जा करके आपका ये जो न्यूक्लियस होता है प्लांट सेल्स का, इस न्यूक्लियस में जो आपके क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, इन क्रोमोसोम्स में इसको इंटीग्रेट कराने में क्या करता है, हेल्प करता है। और ये सारा काम आपका सब कुछ क्या हो रहा है, नेचुरली होता है। तो टीआई प्लाज़्मिड आपका एक रॉड शेप ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, जो कि सॉइल में पाए जाते हैं। उस सॉइल के अंदर में पाया जाने वाला क्या है, प्लाज़्मिड है। और उस प्लाज़्मिड के पास क्या है, आपका विर जीन होता है। और ये विर जीन आपका टोटल 9 जीन का क्या होता है, कलेक्शंस होता है। जब कभी भी प्लांट की बॉडी से आपका कोई डैमेज टिश्यू है, उस डैमेज टिश्यू से केमिकल का सेक्रेशंस होता है, इसका नाम है एस्टोसिरिंजीन। और ये कंपाउंड आकर के इस टीआई प्लाज़्मिड के विर जीन को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। तो विर जीन के जो 9 जीन्स होते हैं, अलग-अलग प्रोटीन्स बनाते हैं। और उन अलग-अलग प्रोटीन्स का फंक्शंस होता है मिला करके कि उस टीआई प्लाज़्मिड को, कि टीआई प्लाज़्मिड के एक पार्ट होते हैं, इनको आप टीडीएनए के नाम से जानते हैं। अभी आप लोग देखेंगे यहाँ पे, ये मान लीजिए अगर आपका टीआई प्लाज़्मिड है, तो उसके एक छोटे से फ्रेगमेंट को आप क्या बोलते हैं, ट्रांसफर डीएनए या टीडीएनए के नाम से जाना जाता है। यहाँ से बड़ा सवाल पूछा जाता है कि ये टीडीएनए के पास क्या-क्या प्रॉपर्टी होती है या किसका ये पार्ट होता है। और ये जब आपका टीडीएनए यहाँ से निकलेगा तो उस फिनोमेना को क्या बोलते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ये विर जीन आपका जब एक्टिवेट होगा, तो एक्टिवेट होने के बाद क्या करेगा, यहाँ से इस पोर्शन को, इस टीडीएनए को क्या करता है, यहाँ पे क्लीव करता है और ले जाकर के यहाँ पे एक पुल बनाएगा। उस पुल के माध्यम से होता हुआ ट्रांसफर करके प्लांट जी के जो जीनोम होता है वहाँ पे उसके साथ में क्या करेगा, इंटीग्रेट करा देता है। और इंटीग्रेट कराने के बाद इस टीडीएनए के पास क्या होता है, ऑक्सिन और साइटोकाइंस सीक्रेट करने वाली, मीन्स बनाने वाली क्या होती हैं, जीन्स होती हैं। और उनका जब लेवल प्लांट की बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा, मीन्स थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है, तो ये दोनों ही हार्मोन्स जो होते हैं वो प्लांट में अनऑर्गेनाइज एंड रैंडमली डिवीजन कराना क्या करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। तो उसी अनऑर्गेनाइज और अनकंट्रोल्ड डिवीजन को आप क्या बोलते हैं, क्राउन गॉल डिजीज के नाम से या ट्यूमर के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो एक ऐसा आपका प्लाज्मिड या एक ऐसा बैक्टीरिया जो कि ऐसे प्लाज्मिड को कंटेन करता है, जो कि प्लांट में ट्यूमर को क्या करेगा, इंड्यूस करेगा और ट्यूमर का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम क्राउन गॉल डिजीज के नाम से जानते हैं। इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। और किस तरीके से आपसे सवाल पूछे जाएंगे उनको फिर से आप यहाँ पे देखेंगे। तो इस बैक्टीरिया की वजह से होने वाला जो डिजीज है उसका नाम है, दैट इज द क्राउन गॉल डिजीज। और ये एक प्लांट का क्या है, ट्यूमर होता है। और ये प्लांट का ट्यूमर आपका क्यों बना, यहाँ पे आपने देख लिया। आपने यहाँ पे जाना कि बेसिकली जो ये टीआई जो प्लाज्मिड है वो है क्या, बैक्टीरिया में पाया जाने वाला एक प्लाज्मिड। और ये बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है, आपका राइजोस्फेरिक जोन में। और इस बैक्टीरिया का नेचर कैसा है, ये आपका होता है ग्राम नेगेटिव और रॉड शेप का होता है। तो इसके पास ये जो प्लाज्मिड है, उस प्लाज्मिड में आपका एक सीक्वेंस है, मीन्स एक पार्ट है, इसका नाम है विर जीन।
ये वीर जीन नॉर्मल कंडीशंस में क्या होते हैं, आपके इनएक्टिव फॉर्म में पाए जाते हैं। जब कभी भी प्लांट का कोई टिश्यू या कोई पार्ट डैमेज हो जाता है, वुंडेड पार्ट होता है, तो वो कुछ वहाँ पे फिनोलिक कंपाउंड का सीक्रेशंस करते हैं। ये वाला नाम आपसे पूछा जाता है, सो प्लीज़ आप लोग इसको अच्छे से ध्यान दीजिए। अब वैसे इतना बार मैंने बता दिया कि आप एग्ज़ाम में जब आएँगे तो आएगा तो आप ध्यान ही जाएँगे। तो ये इसका नेचर कैसा होता है, फिनोलिक होता है। फिनॉल के ग्रुप कंटेनिंग ये कंपाउंड होता है, फिनोलिक कंपाउंड है और इसके सीक्रेट आउट होने से इस टीआई प्लाज्मिड के जो वीर जीन होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और ये वीर जीन्स क्या करते हैं, इस प्लाज्मिड से एक डीएनए का पार्ट है जिसको आप टी डीएनए बोलते हैं, मीन्स ट्रांसफर डीएनए, इसको यहाँ से क्लीव ऑफ करके मीन्स निकाल करके यहाँ पे प्लांट और बैक्टीरिया के बीच में क्या करते हैं, पुल बनाने का काम करते हैं, ताकि आपका ये जो टी डीएनए का पार्ट है वो यहाँ से ट्रांसफर होकर के यहाँ पर आए और यहाँ पर आने के बाद प्लांट के न्यूक्लियस के जीनोम जो डी क्रोमोसोम पाया जा रहा है वहाँ पे क्या करेगा, इंटीग्रेट कर जाएगा। यहाँ तक तो ठीक था। इस टी आई जो आपका जो टी डीएनए होता है, इस टी डीएनए के पास कुछ जीन्स होते हैं और ये जीन्स में से आपका क्या क्या है, पहला आपका ऑक्सीन है और दूसरा क्या है आपका साइटोकाइन है। ये दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं और इन दोनों हार्मोन्स की वजह से प्लांट क्या करता है, प्लांट अपना ग्रोथ कराता है। तो अगर नॉर्मल कंडीशंस में ये हार्मोन्स अगर बन रहे होंगे फिर तो ये प्लांट के लिए क्या होता है, यूजफुल कंटेंट में यूज किया जाता है। लेकिन अगर इनका जो कॉन्सेंट्रेशन है या इनका जो फॉर्मेशन है, सिंथेसिस है, वो ज़रूरत से अगर ज़्यादा हो जाए तो उस कंडीशंस में प्लांट का जो डिवीजन होता है वो अनकंट्रोल तरीके से होने लगता है और उसी अनकंट्रोल कंडीशंस को आप ट्यूमर के नाम से जानते हैं, जिसका डिजीज का नाम दिया गया क्राउन गॉल डिजीज। सो सवाल नंबर पहला, क्राउन गॉल डिजीज इज कॉज्ड बाय किसके द्वारा होता है आपका, तो आप बताएंगे यहाँ पे टी आई प्लाज्मिड के द्वारा। एक यहाँ पे नाम और भी दे देते हैं आपको, आर आई प्लाज्मिड, इसी का स्पीसीज होता है। रूट का जब आपका इंड्यूसन होगा तो हेयरी रूट बन जाता है वहाँ पे, मतलब जो रूट आपके होते हैं वो हेयर लाइक दिखाई देना शुरू कर जाते हैं, तो उसको आप बोलते हैं रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, तो उसे आर आई प्लाज्मिड के नाम से जाना जाता है और ये प्लांट में आपका हेयरी रूट बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो टी आई प्लाज्मिड बड़ा कॉमन हो गया है, अभी सवाल आपके आर आई प्लाज्मिड से आना शुरू हो गए हैं। ओके, सो टी आई प्लाज्मिड के बारे में आपने यहाँ पे देख लिया कि क्या क्या चीज होता है और किस तरीके से ट्रांसफर होता है। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? हाँ, यही बैक्टीरिया है। हाँ, हाँ, उसका नाम भी आ सकता है, अभी हम देखेंगे यहाँ पे और उसके बारे में आता है। एक्चुअली ये जो ग्राम नेगेटिव का मैंने आपको यहाँ पे ज़िक्र किया, एक बार आपसे पूछा जा चुका है ये सवाल कि एग्रोबैक्टीरियम का नेचर कैसा होता है? मतलब ये ग्राम पॉज़िटिव है या ग्राम नेगेटिव है और इसकी लोकेशंस कहाँ पे होती है? कुछ-कुछ सवाल आपसे बनते हैं, जैसे ये जो आपका क्राउन गॉल डिजीज़ होता है, क्या ये सिर्फ़ डाइकॉट में होते हैं या सिर्फ़ आपका मोनोकॉट में होता है? ये भी सवाल आपसे बनता है। जो आपका टीआई प्लाज्मिड है, ये इसको कंटेन करने वाला जो बैक्टीरिया है, वो ग्राम नेगेटिव है या ग्राम पॉज़िटिव है? ये भी सवाल बनता है। ये जो प्लांट के द्वारा मटेरियल यहाँ पे सीक्रेट आउट किया जाता है, इसके केमिकल नेचर के बारे में भी सवाल पूछा जाता है कि ये अल्कोहलिक कंपाउंड है, फिनोलिक कंपाउंड है, कार्बोक्जिलिक है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, क्या है? तो मोस्ट ऑफ द टाइम पे सबके दिमाग में ये बना रहता है कि अच्छा प्रोटीन मॉलिक्यूल ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं तो प्रोटीन लगा करके चले जाते हैं। तो मैंने आपको वहाँ पे बताया कि इट्स अ फिनोलिक कंपाउंड, फिनॉल ग्रुप कंटेन करने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है। नाम है एसिटोसिरेंजोन, जिसकी वजह से आपका जो विर जीन होता है, और विर जीन किसका पार्ट है, टीआई प्लाज्मिड का, और ये टीआई प्लाज्मिड में पाया जाने वाला 9 जीन का क्या है, क्लस्टर होता है, जो कि आपके टीआई प्लाज्मिड से टी डीएनए को निकाल करके पहुंचाने का काम करेंगे कहाँ पे, प्लांट के पास। तो उस जीन को आप वीर जीन के नाम से जानते हैं। ओके, सो कुछ कुछ आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे यहाँ पे मैंने आपको ब्रीफ कर दिया, फिनोलिक कंपाउंड के बारे में, टी डीएनए के बारे में। जब कभी भी इस टीआई प्लाज्मिड से ये टी डीएनए का पार्ट क्या होगा, यहाँ से निकलेगा, तो उसको आप एक फिनोमेना देते हैं नाम डिसआर्मिंग, क्या बोलते हैं, डिसआर्मिंग के नाम से पूछा जाता है। तो ये भी सवाल आपसे बन चुका है कि डिसआर्मिंग का मीन क्या होता है। मीन्स दैट इज द रिमूवल ऑफ टी डीएनए फ्रॉम टीआई प्लाज्मिड। तो टीआई प्लाज्मिड से जब टी डीएनए को क्या किया जाए, रिमूव किया जाए, तो उस फिनोमिना को आप डिसआर्मिंग के नाम से जानते हैं, मीन्स उसको निकाल दिया जाए। और टी डीएनए क्या क्या कंटेन करेगा, तो आपने यहाँ पे देखा कि टी डीएनए के पास जो जीन्स होते हैं वो आपका ऑक्सीन कंटेन करता है, साइटोकाइंस करता है, ओपाइंस भी कंटेन करता है। तो ऐसे कुछ ये मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि और मतलब फाइटो हार्मोन्स बनाते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप और लोग यहाँ पे देख लीजिए, ये जो आपका टी डीएनए का पार्ट है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका प्लांट सेल्स के जब अंदर में जाएगा तब जाकर के इसका क्या होता है, एक्सप्रेशंस होता है। एक्सप्रेस ओनली इन प्लांट सेल्स, नॉट इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के केस में रहेगा तो ये इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा रहेगा, वहाँ पे कोई भी आपका हार्मोन से नहीं बनेगा। लेकिन जैसे ही ये टी डीएनए का पार्ट आपके प्लांट सेल्स में जाकर के इनकॉर्पोरेट हो जाता है, सो इसका एक्सप्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसको होने के लिए
यूकैरियोटिक आपके जो मशीनरी सिस्टम होती है, उस सिस्टम की रिक्वायरमेंट पाई जाती है। तो जब तक ये टीडीएनए का पार्ट किसी यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर में नहीं जाएगा, तब तक ना तो वो ऑक्सिन का सिंथेसिस करेगा, ना ही आपका साइटोकाइन्स का करेगा। तो इस वजह से आप इसको बोलते हैं कि चूँकि यहाँ पे आपने देखा कि ये सब सारा का सारा प्रोसेस ऑटोमेटिकली हो रहा है, यहाँ पे कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है। ना ही आपने यहाँ पे किसी डीएनए को कट किया, ना ही कोई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज़ किया, ना ही आपने यहाँ पे कोई प्लाज़्मिड वेक्टर के नाम से कोई चीज़ यूज़ किया है। तो ये सारा सब कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा है। दैट इज़ व्हाई आप इसको नेचुरल प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग के नाम से जानते हैं, या नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर ऑफ प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सवाल आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोन एज नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर ऑफ द प्लांट। तो आप वहाँ पे ऑप्शन लगाएंगे टीआई प्लाज्मिड। ये ट्रांसजेनिक नहीं है। ये नहीं नहीं, देखिए यहाँ पे ये जो जीन इनकॉर्पोरेट हुआ ना, उस जीन के इनकॉर्पोरेट होने से खाली सिर्फ आपका जो हार्मोन्स था उसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया। तो चूंकि यहाँ पे कोई आपने आपने कोई चीज़ नहीं कराया, ये नेचुरल हो रही है, दैट इज वाई इसका नेचुरल नाम दिया गया। हालांकि यहाँ पे एक्स्ट्रा जीन्स आए जो कि आपके बैक्टीरिया का था, तो एक तरीके का ये यहाँ पे जो जीन्स मतलब जो डीएनए के पास था उसमें जीन का कुछ एडिशंस हुआ, लेकिन आपने चूंकि यहाँ पे इसको कुछ नहीं किया, दैट इज वाई इसका नेचुरल नाम दिया जाता है। तो ट्रांसजेनिक अब आप ऐसे समझिए कि जो ट्रांसजेनिक का फॉर्मेशन है वो दो तरीके से हो सकता है, नेचुरली भी हो सकता है और आर्टिफिशियली भी हो सकता है। तो बायोटेक्नोलॉजी में जो हम लोग काम कराते हैं वो कैसा कराते हैं, आर्टिफिशियली कराते हैं। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं वो कैसा हो रहा है, दैट इज द नेचुरली हो रहा है। इसीलिए इसका नाम दिया गया नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। ठीक है। जी हाँ, इसी प्रॉपर्टी को यूज करके इसको बहुत अच्छा वेक्टर भी माना जाता है प्लांट के लिए। प्लांट के लिए टीआई प्लाज्मिड एक बहुत अच्छा वेक्टर के रूप में भी काम करता है, क्योंकि इसको कराने के लिए किसी फर्दर एंजाइम की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली क्या होता है, इंड्यूस होकर के टीडीएनए को ट्रांसफर कर देता है। ओके। तो कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी आप लोगों ने जाना कि इसको नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग क्यों बोलते हैं, कौन सा फिनोलिक कंपाउंड है, डिसआर्मिंग का मतलब क्या होता है, क्राउन गॉल डिजीज कैसे होगा, विर जीन का क्या कॉन्सेप्ट होता है, किस तरीके से ये आपका जीन एक्टिवेट होकर के प्लाज्मिड से निकल करके प्लांट सेल्स में जाएगा, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे जान लिया। तो ये एक आपका वेक्टर मीडिएटेड और इनडायरेक्टली जीन क्या है, ट्रांसफर होता है। तो आपने यहाँ पे देखा डाइकॉट्स, जितने भी आपके डाइकोटिलेडन्स की कैटेगरी में आने वाले जो प्लांट होते हैं उनमें ये आपका पाया जाता है। अभी रिसेंटली कुछ ऐसे पेपर्स आए हैं जिन पे ये बात मेंशन की गई है कि टीआई प्लाज्मिड इज आल्सो कैपेबल टू ट्रांसफर देयर डीएनए इनटू अ मोनोकोटिलेडन्स प्लांट्स। बट अभी आपको बुक अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ मेंशन हुआ नहीं मिलेगा। जितने भी आपके डाइकोटिलेडन्स के प्लांट की कैटेगरी में आने वाली जो चीज़ें होती हैं, जैसे अगर आपको एग्जांपल दे दिया जाए कि आपके पास मस्टर्ड है और आपके पास मतलब पी है और आपके पास व्हीट है, आपके पास राइस है, तो इसमें से किसको ये टीआई प्लाज्मिड इंड्यूस कर पाएगा, टीआई प्लाज्मिड क्राउन गॉल डिजीज कर पाएगा, तो आप इसको बता सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डाइकोटिलेडन्स एंड मोनोकोटिलेडन्स के बेसिस पे, राइट। तो कैसा कैसे पहचान करते हैं डाइकॉट का और मोनोकॉट का? हाँ, जब सीड कोड को हटा देने के बाद इनके जो कॉटिलेडन्स होते हैं, अगर ये आपके 2 पार्ट में क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, तो उसको आप क्या बोलते हैं, डाइकोटिलेडन्स। और अगर सिर्फ सीड कोड को हटाने के बाद अगर आपका सिर्फ एक कॉटिलेडन्स मिलेगा तो आप क्या बोलेंगे, मोनोकॉटिलेडन्स बोलेंगे। तो जैसे अगर आपने पी को देखा होगा, तो पी का जो ऊपर वाला छिलका होता है अगर आप उसको हटा दिए तो वहाँ पे 2 पार्ट हो जाते हैं। जबकि अगर आप राइस को देखेंगे या आप व्हीट को देखेंगे तो आपको जब सीड कोड हटाएँगे तो वहाँ पे आपको सिंगल एक ऐसा दिखाई देगा। तो राइस और व्हीट जो है आपके क्या है, मोनोकॉटिलेडन्स प्लांट में आते हैं। पी आपका क्या, जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट के कैटेगरी में आने वाले जो स्पीसीज में आने वाले जो प्लांट्स होते हैं वो सबके सब क्या है, आपके डाइकॉट होते हैं, क्योंकि जितने भी दलहनी फसल्स होती हैं उन सब में कॉटिलिडनस 2 पाए जाते हैं। तो इनके बेसिस पे आप इसको बता सकते हैं कि हाँ किसको ये इन्फेक्ट करेगा, किसको नहीं करेगा। ओके। सो अभी के लिए आप अपने दिमाग पे रखिए कि ये आपका डाइकॉट के लिए करता है, बट आपको मैंने जैसा कि बताया कि रिसेंटली पेपर्स इस बात का दावा करते हैं कि ये टीआई प्लाज्मिड से आप मोनोकोटिलिडन प्लांट में भी डीएनए को ट्रांसफर करा सकते हैं, वहाँ पे भी इन्फेक्शन ये कर सकता है। बट जो बुक्स आपको पढ़ने को मिलेगी वहाँ पे आपको मिलेगा कि सिर्फ और सिर्फ डाइकॉट में करता है। तो इन्फॉर्मेशन को सही रखिए और जानते भी रहिए कि क्या चीज़ आगे चल रही है। ओके, सो देखते हैं यहाँ पर आगे हम लोग स्टेटमेंट जो फैक्ट है उनको आप देख लीजिए फटाफट। सो एग्रोबैक्टीरियम टू बी
रेफरेंस आपका एक रॉड सेप्ड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है जो कि सॉइल में पाया जाता है। नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर के नाम से ये भी आप जानते हैं। और डिसआर्मिंग का मतलब होता है रिमूवल ऑफ टी-डीएनए फ्रॉम टी आई प्लाज्मिड, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। और ये क्या करेगा, क्राउन गॉल डिजीज को कॉज करेगा। कैसे करेगा, वुंडेड जो पार्ट होगा वो एक केमिकल का कंपाउंड का सीक्रेशंस करता है, फिनोलिक कंपाउंड्स का, जिसको आप एस्ट्रोसेरेंजिन के नाम से जानते हैं। और ये एस्ट्रोसेरेंजिन जो होता है वो वीर जीन को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। अब वीर जीन पाया कहाँ पे जाएगा, टीआई प्लाज्मिड पे। और ये आपका जो एक्टिवेट होने के बाद क्या करेगा, कॉजेस करेगा टी-डीएनए को ट्रांसफर होकर के ले जाने में प्लांट सेल्स में। तो वीर जो जीन होते हैं वो 9 जीन का क्लस्टर्स होता है, 9 प्रोटीन्स वहाँ पे बनती हैं, अलग-अलग प्रोटीन जो होती हैं अलग-अलग फंक्शन परफॉर्म कर देती हैं। सो टी-डीएनए कंटेन जीन्स फॉर साइटोकाइन्स, ऑक्सीन्स एंड ओपाइन्स। ये साइटोकाइन्स, ऑक्सीन्स जो होते हैं फाइटो हार्मोन्स होता है, और ओपाइन्स जो होता है वो आपका कार्बन और नाइट्रोजन का सोर्स का काम करता है। तो ये बहुत अच्छा ग्रोथ का मीडिया प्रोवाइड कर देता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रैंडमली क्या होती है, ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। और इसी ग्रोथ को आप बोलते हैं बेसिकली दैट इज द ट्यूमर के नाम से जाना जाता है। और ये जो जीन्स होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपके एक्सप्रेस आउट होते हैं किसमें, प्लांट के सेल्स में, बैक्टीरियल सेल्स में नहीं हो सकते। तो ये जितने भी टॉपिक यहाँ पे मीन्स ये हेडिंग पॉइंट आपको यहाँ पे मेंशन किए गए ना, ये सब आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वाले पॉइंट को आप अच्छे से अपने कॉपी पे रखिएगा, नोट बनाइएगा और उनको समझिएगा कि क्या क्या मीन है। नहीं पता कि कौन सा लाइन आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन करके आ जाए, कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन इनमें से आने की पॉसिबिलिटी बनती है। ये जो टॉपिक है आपका प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख लीजिए टीआई प्लाज्मिड का, ये वाला जो पूरा पोर्शन होगा जहाँ से आपका टी-डीएनए आपका निकलेगा उसकी तरफ एक बॉर्डर सीक्वेंसेस होते हैं, उसको आप लेफ्ट बॉर्डर एंड राइट बॉर्डर के नाम से जाना जाता है। वीर जीन आकर के यहीं से क्या करते हैं, इसको कट करते हैं और ये पूरा का पूरा डीएनए क्या होता है आपका कट करके निकल जाता है। तो आपने यहाँ पे देखा कि ये ऑक्सीन के लिए सीक्वेंसेस है, ये साइटोकाइंस के लिए होता है और ये ओपाइंस के लिए होता है। जब आप इस प्लाज्मिड को एज अ वेक्टर काम करते हैं, मीन्स वेक्टर यूज करते हैं, तो ये ओपाइंस, साइटोकाइंस और ऑक्सीन के लिए जो जीन होती है ना, इनको आप यहाँ से क्या करते हैं, निकाल देते हैं, क्योंकि नॉर्मल प्लांट को ये ओपाइंस साइटोकाइंस की जरूरत नहीं है, वो खुद भी बना लेता है। आप इसको निकालते हैं तो जो स्पेस यहाँ पे बचता है उसी स्पेस में आप अपना डिजायर डीएनए सीक्वेंसेस क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। यही काम आप करते हैं जब इस टीआई प्लाज्मिड को एज अ वेक्टर के रूप में आप यूज करेंगे। ओके, तो आपने देखा कि टीआई प्लाज्मिड क्या है, और ये एक तरीके का जीन ट्रांसफर करने के लिए नेचुरल मेथड होता है, दैट इज वाई आप इसको नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग के नाम से जानते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वेक्टरलेस और डायरेक्ट जीन ट्रांसफर, जहाँ पे वेक्टर की जरूरत नहीं होती है। सो नंबर पहला है केमिकल मेथड, मींस केमिकल के मीडिएटर के थ्रू हो सकता है, और कौन कौन से केमिकल आपके यूज किए जाएंगे ये आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो नंबर पहला आपका पेग है, दूसरा आपका डेक्सट्रान सल्फेट है। ये आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा क्योंकि पेग बहुत कॉमन हो चुका है, बहुत लोग इसको जान चुके हैं, पॉलीथिलीन ग्लाइकॉल के नाम से जाना जाता है। फ्यूजन कराने के लिए दो सेल्स को जो मतलब दो सेल्स के बीच में कम्युनिकेट कराने के लिए ये एक मीडिया का काम करता है। डेक्सट्रॉन सल्फेट अभी नया नया केमिकल के तरीके से सर्च आउट किया गया अल्टरनेट फॉर्म है ये, तो इसके बारे में आप याद रखिए कि ये एक केमिकल है जो कि जीन को ट्रांसफर कराने के लिए प्लांट सेल्स में क्या करते हैं, यूज करते हैं। मीन्स दोनों सेल्स को फ्यूज कराने के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। और ये करेगा क्या, ये दोनों ही केमिकल्स पेग या डेक्सट्रॉन जो होते हैं वो मिल करके इंड्यूस करते हैं डीएनए के अपटेक को, और वैसे सेल्स में जो कि कैसा आपका प्रोटोप्लास्ट की कैटेगरी में आता है। तो कल की क्लास हम लोगों ने देखा था कि प्रोटोप्लास्ट का मीन क्या होता है, जहाँ पे आपने जाना कि अगर आप किसी प्लांट सेल्स के सेल वॉल को रिमूव कर देते हैं तो रिमेनिंग जो रेस्ट ऑफ द पार्ट बचेगा उसे आप क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट। दो सेल्स जो कि आपके क्या है, प्रोटोप्लास्ट वाली कैटेगरी में आते हैं, उन दोनों सेल्स को अगर इस मीडिया में क्या किया जाए, रख दिया जाए, तो ये आपस में क्या करते हैं, फ्यूज कर जाते हैं। उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है इसको आप क्या करेंगे, एक्सचेंज हो जाता है, मीन्स चेंज हो जाते हैं। और इनके चेंजेस से जो चीज़ें बनती हैं उनको आप सोमा क्लोनल वेरिएशंस के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे सोमेटिक सेल्स आपने ले रखा था और यहाँ पे चूंकि वेरिएशंस हुआ मीन्स चेंजेज हुए, तो ये एक आपका क्या है, बायोटेक्नोलॉजी का मीन्स प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का यूज में आता है। तो केमिकल मीडिएटर भी आपके जीन के ट्रांसफर हो सकते हैं। वहाँ पे दो आपके केमिकल्स हैं, पेग है और डेक्सट्रॉन सल्फेट है, जो कि डीएनए के अपटेक को क्या करता है, इंप्रूव करता है। दूसरा आपका माइक्रो इंजेक्शंस। सो जैसा कि नाम से आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे इंजेक्ट किया जाएगा, कोई चीज इंजेक्शन दिया जाएगा, और माइक्रो जो होगा मीन्स उसकी जो निडल होगी, मीन्स पिन जो होगा उसका जो साइज होगा वो माइक्रोमीटर में होता है, ताकि बहुत कम आपका क्या करेगा, पोर करेगा, और उसी छोटी से पोर साइज से आपका डीएनए क्या होता है, आपका निकल जाता है, मीन्स इंजेक्ट किया जाता है। सो डीएनए इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द प्लांट प्रोटोप्लास्ट यूजिंग फाइन टिप, जिसकी वैल्यू है 0.5 से लेकर के 10 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। मतलब आपका जो यहाँ पे निडल यूज किया जाएगा, उस निडल की जो पोर साइज होगी बहुत ही पतली होगी, बारीक सा होगा, ऐसे डायरेक्टली इंजेक्ट करेंगे। जैसे सिमिलरली जैसे हमारी बॉडी में जो इंजेक्शन होते हैं वो इंसर्ट किए जाते हैं, तो हल्का सा क्या करते हैं उसको
इंसर्ट करते हैं और पूरा का पूरा प्रेस कर देते हैं, पूरा का पूरा लिक्विड आपकी बॉडी में चला जाता है। इन द सेम वे वो जो आपका प्लांट सेल्स होगा मीन्स जो जो कि आपका प्रोटोप्लास्ट होगा, उस प्रोटोप्लास्ट में अगर आपको डीएनए को इंसर्ट कराना है, तो उस डीएनए को आप पहले क्या करते हैं इंजेक्शन में ले लेते हैं, फिर आपको उसमें हल्का-सा इंसेक्ट करा करके मीन्स इंजर्ट करके उसको एकदम प्रेस कर देते हैं, ताकि आपका पूरा का पूरा डीएनए क्या हो ट्रांसफर हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रोपोरेशंस जहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी की इम्पैक्ट पे मीन्स हाई वोल्टेज दे करके जो भी आपके प्रोटोप्लास्ट सेल्स होती हैं, टिश्यूज़ होते हैं, उनको क्या करते हैं आप एक तरीके से क्या? सॉरी? हाँ, हाँ। ये जो आप टेक्नीक देख रही हैं, ये सारा सब कुछ ऑटोमेटेड किया जाता है इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, ठीक है? प्लांट सेल्स को अगर आप ऐसे आइसोलेट करेंगे, तो उसकी साइज़ बहुत छोटी होगी, आप उसको एक सेल्स को ऐसे हाथ में ले नहीं पाएँगे। नहीं, नहीं, ये आप ऐसे ये देखिए इसीलिए तो ये जितनी भी आपके आरडीटी टेक्नोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी आज के डेट में सक्सेस क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये काम तो बहुत सही है, लेकिन इसको करने के लिए ना बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है और बहुत ज़्यादा स्किल्ड पर्सन की ज़रूरत पड़ती है। दैट इज़ वाई जैसे कल का एक क्वेश्चन्स मैंने पूछा था कि अगर आपको सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स अगर आपको बनाना है, तो आप वहाँ पे आरडीटी टेक्नोलॉजी का यूज़ क्यों नहीं कर सकते हैं? तो वहाँ पे सुजाता ने जवाब दिया था कि सर मल्टीपल जीन्स होते हैं इसलिए नहीं करा सकते हैं। तो आज आप देखेंगे कि एक ऐसा भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है जिसमें एक साथ में 9-9 जीन का मीन्स 9 जीन का मैनिपुलेशंस करके वो बनाई गई चीज़ है। ओके? तो उसके लिए रीज़न आपको क्या दिया गया था कि आरडीटी टेक्नोलॉजी को करने के लिए सॉरी? हाँ, वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होती है। हाँ, बहुत ज़्यादा कॉस्टली पता लगा जितना अमाउंट का आपने सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनाया नहीं, उसको बनाने के लिए आपने रिकॉम्बिनेशंस करने के लिए उतना ज़्यादा पैसा आपने लगा दिया। तो कोई भी काम बायोलॉजिकल सिस्टम में वैसे भी बिज़नेस के पर्पज़ से वो नहीं किया जाएगा जो कि आपका इकोनॉमिकली फ़ेवर नहीं करता हो। आप कोई भी काम तब करते हैं जब उससे आपको फ़ायदा हो या पब्लिक को बेनिफिट हो। तो आपने आरडीटी टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करना है जब कभी भी आपको सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनाना होता है क्योंकि वो बहुत ही कॉस्टली होते हैं। सो ये सारी जो चीज़ें दिखाई आपको जा रही हैं ये सब इंस्ट्रूमेंट के थ्रू होता है और ऑटोमेटेड होता है। वहाँ पे ह्यूमन डायरेक्टली ऐसे इस तरीके से नहीं कर पाएगा। माइक्रो इंजेक्शन जो होते हैं वो आपका एक पंचिंग मशीन तरीके से होता है, वो इस तरीके से करेगा इलेक्ट्रोपोरेशंस का काम, माइक्रो इंजेक्शन का काम। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोपोरेशंस इसके लिए भी आपकी मतलब इंस्ट्रूमेंट ही आते हैं और यहाँ पे हाई वोल्टेज के थ्रू क्या किया जाता है पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पोर किया जाता है मतलब आपकी जो मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी होती है सपोज कीजिए आपका ये मेम्ब्रेन का सारा मॉलिक्यूल्स हैं तो इनमें जो आपकी जो पोर साइज होती है इसको वोल्टेज दे करके थोड़ा सा क्या कहते हैं ढीला डाइल्यूट किया जाता है जब पोर साइज आपकी यहाँ पे थोड़ी सी हो जाती है तो उसमें आप क्या करते हैं डीएनए को इंसर्ट कर देते हैं तो ये वोल्टेज का जो काम है वो क्या करना है दैट इज द पोर क्रिएट करना जो कि टेम्पोररी होता है जैसे ही वोल्टेज का इफेक्ट खत्म हो जाएगा फिर से सारी की सारी जो मेम्ब्रेन होती है अपने नॉर्मल अवस्था में आ जाती है सो इलेक्ट्रोपोरेशंस का मतलब यही हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करके मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को इंक्रीज करना उनके पोर साइज को इंप्रूव कर देना आफ्टर दैट आपने जो भी डीएनए आपको इसमें इंसर्ट करना है उसको आप इंसर्ट कर सकते हैं नेक्स्ट आता है आपका पार्टिकल गन ये एक तरीके का बम्बार्टमेंट करने वाला गन लाइक स्ट्रक्चर्स होता है और ये पॉपुलरली एंड वाइडली यूज किया जाता है डायरेक्टली जीन ट्रांसफर के मेथड में ये वाला पॉइंट आप याद रखिएगा आपसे पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट जीन ट्रांसफर मेथड नाम आपको दे दिया जाएगा इलेक्ट्रोपोरेशन आपको केमिकल मीडिएटेड या माइक्रो इंजेक्शन पार्टिकल गन या टीआई प्लाज्मिड इस तरीके से दे करके सवाल आपसे पूछे जाते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तो आप याद रखिएगा कि टीआई जो प्लाज्मिड है वो आपका क्या है एक इनडायरेक्टली मेथड है मींस आपका वो वेक्टर मीडिएटेड होता है नेचुरली होते हैं बाकी जितने भी आप रेस्ट ऑफ दी पढ़ रहे हैं वो सब के सब क्या है डायरेक्ट मेथड हैं और ये सब के सब आर्टिफिशियल मेथड में आते हैं वहाँ पे आपका कोई भी नेचुरल प्रोसेस नहीं हो रही है ये आप करवाते हैं आप मशीन की हेल्प से करते हैं सो पार्टिकल गन का मतलब यही हुआ कि यहाँ पे गन लाइक स्ट्रक्चर्स लाइक आपका एक मशीन होता है जिसके थ्रू आप क्या करते हैं जीन को डायरेक्टली ट्रांसफर कर देते हैं जिसमें आप चाहते हैं सो इनटू एनी टिश्यूज एंड सेल्स और इवन इनटू द सीडलिंग जो भी आपके कोई टिश्यूज हैं कोई सेल्स है या आपका कोई ग्रोइंग प्लांट है सीडलिंग जिसे आप बोलते हैं उन सब में भी आप डायरेक्टली पार्टिकल गन मेथड से ट्रांसफर जीन को कर सकते हैं तो ये कुछ आपके मेथड से हाँ वो
वो एक्चुअली इसलिए करते हैं ना ताकि जो आपका पार्टिकल क्या ये जो गन होता है ना वो बम्बार्ड कर देता है, तो पूरी सेल आपकी रप्चर हो जाती है। तो उस सेल को रप्चर कराने से आप वहाँ पे क्या करते हैं, हेवी मेटल जो होते हैं आपके, उनको आप यूज़ करते हैं ताकि जो उसका इम्पैक्ट है वो सेल्स पे ना पड़े और सिर्फ़ आपका डीएनए प्रिंटेड होकर के सेल्स में चला जाए। जैसे सिमिलरली अगर आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में सैंपल को क्या किया था, कवर किया जाता है। करते हैं ना? जो भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आप जिस जिस सैंपल का एनालिसिस करते हैं, आप उसको डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन से एक्सपोज़ नहीं कराते हैं। आप उसको क्या करते हैं मतलब कि जो हैवी मेटल्स होती हैं कवर कर देते हैं हैवी मेटल्स से, चाहे वो आपका सिल्वर का हो, चाहे वो आपका टंगस्टन का होता है या फिर आपका गोल्ड का होता है, इन सब के मेटल की उसकी कवरिंग की जाती है। तब जाकर के उसका आपको एक्सपोज़र कराया जाता है। तो ऐसे ही पार्टिकल जो गन होता है, उसका डायरेक्टली अगर एक्सपोज़र कराते हैं ना, तो सेल्स आपकी पूरी रप्चर हो जाती हैं। तो उन रप्चर के होने से बचाने के लिए आप वहाँ पे क्या करते हैं, इनको यूज़ करते हैं। ठीक है सुजाता, आगे बढ़ें? बताइए। अरे! ये क्या हो रहा है? आप लोगों को स्लाइड नहीं दिख रहा है क्या? अच्छा ओके, फिर तो ठीक है। हाँ, पूछिए। देखिए, आपका जो नेचुरल वाला होता है उसके लिमिटेशंस हैं कि वो आपका डिज़ायर्ड डीएनए के जो सीक्वेंसेस हैं उनके लेंथ के बेसिस पे डिपेंड करेगा। अगर आप मतलब कि अगर आप नेचुरल और इसमें पूछेंगे ये आर्टिफ़िशियल वाले में, तो डेफ़िनेटली आपका आर्टिफ़िशियल वाला ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। अब आर्टिफ़िशियल के जितने भी हैं अगर आप उनमें बात करेंगे तो आपका पार्टिकल गन जो होता है वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। हुँ, हुँ। हाँ? तो आपने आपने देखा नहीं जितने भी ऐसे नॉर्मली जो प्लांट होते हैं उनमें आप देखिए कहीं न कहीं उनके शूट सिस्टम में मतलब जो स्टेम वाला पार्ट होता है कहीं ऐसे उभरे-उभरे पार्ट आपको दिखाई देते हैं? आपने मोस्टली प्लांट में ये नोटिस किया होगा, अगर आपने नहीं किया तो अब जभी भी आप गुज़रिए प्लांट के बीच से तो उसको देखिए, उनका जो स्टेम वाला पार्ट होता है मतलब शूट सिस्टम उसमें आप देखेंगे ऐसे कहीं आउटग्रोथ ऐसे निकली हुई रहती है, उसी को तो आप बोलते हैं क्राउन गॉल डिजीज़। नहीं, प्लांट का डेथ नहीं होगा, सिर्फ़ ये होता है कि वहाँ पे एब्नॉर्मल ग्रोथ हो जाता है, उससे कुछ दिक्कत नहीं होता। जैसे जिस तरीके से हमारे एनिमल के केसेस में जो आपके ट्यूमर्स होते हैं बिनाइन वाले, तो बिनाइन ट्यूमर से हमें कोई नुकसान नहीं होता है। वो सिर्फ़ क्या होता है, एक आउटग्रोथ जैसे बहुत लोगों को देखा होगा जो पहले के ज़माने के आदमी हुआ करते थे, तो उनके यहाँ ऐसे हाँ, तो उनके ऐसे फ़ोरहेड पे उनके ऐसे आगे उभरा हुआ थोड़ा-सा मांस बन जाता था। तो वो आपका एग्ज़ाम्पल किसका है? बिनाइन ट्यूमर का। तो वो आपका एक एब्नॉर्मल मास यहाँ पे इकट्ठा हो गया ना तो उसमें कोई सेंसिटिविटी रह गई, अगर आप उसमें इंजेक्शन भी लगा देंगे ना तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि सारी जो सेल्स हैं वहाँ पे इनएक्टिव हो चुकी हैं। लेकिन वो फर्दर चूँकि मेटास्टेसिस की प्रोसेस नहीं कर पाता मीन्स कहीं पे मूव ऑन नहीं कर पाता दैट इज़ व्हाई वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होता है। इन द सेम वे जो क्राउन गॉल डिजीज़ है, ये जो ट्यूमर बनता है प्लांट में, तो ये प्लांट के एक पार्ट पे क्या करता है आउटग्रोथ क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से प्लांट देखने में खराब लगेगा, लेकिन उसके बाकी चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं होती है। देखिए, उसके पीछे का लॉजिक क्या आप समझिए कि वो हो क्यों रहा है क्योंकि प्लांट की बॉडी में ऑक्सिन और साइटोकाइन्स का परसेंटेज बढ़ जा रहा है। तो प्लांट के लिए ऑक्सिन हाँ, और ऑक्टेपाइन्स भी है और प्लांट के लिए ऑक्सिन और साइटोकाइन्स जो होते हैं वो फाइटोहार्मोन्स होते हैं, उनके लिए बेनिफिशियल होता है, तो उससे उनको नुकसान नहीं है। नुकसान सिर्फ़ इतना ही है कि उनकी जो सेल्स होती हैं वो रैंडमली ग्रोथ करना शुरू कर दी हैं, बस। बिल्कुल। आप जब ग्रोथ का आपको आपको जब ग्रोथ कराना होता है तो आप वहाँ पे ऑक्सिन और साइटोकाइन्स की रेशियो क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं ताकि ज अच्छे तरीके से ग्रोथ हो जाए। लेकिन वही जब आपका ऑक्सिन और साइटोकाइन्स का जो परसेंटेज है, वो एक थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज़्यादा अगर बढ़ जाती है तो वो एब्नॉर्मल ग्रोथ कराना शुरू कर देता है। और उसी का आप बोलते हैं हाँ, बेसिकली प्लांट के लिए एक बिनाइन ट्यूमर का क्लासिफिकेशंस कर सकते हैं आप क्योंकि वो कभी भी मूव नहीं करता जहाँ पे हो गया और आप ये देखिए नोटिस अगर आप करेंगे, अगर आप किसी रोड के किनारे से जा रहे हैं, रोड से जा रहे हैं प्लांट जो होते हैं, आप नोटिस करिएगा तो आपको दिखेगा प्लांट के स्टेम वाले पार्ट में ऐसे आपको उभरे-उभरे पार्ट दिखाई देते हैं। वहाँ का जो बा वहाँ का जो बार्क होगा ना पूरा एकदम से ड्राई हो चुका होगा और आपको ऐसे उखड़ा-उखड़ा हल्का-हल्का आपको दिखाई देगा। तो वही जो है आपका वो क्राउन गॉल डिजीज़ है।
ओके, सो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे ट्रांसजेनिक प्लांट और उन प्लांट्स की जो कुछ बेनिफिशियल एट्रीब्यूट्स हैं, मीन्स उनके जो ट्रेड्स हैं कि क्या-क्या चीज़ हो सकते हैं और उनसे हम क्या-क्या बना सकते हैं और किस तरीके से जो ट्रांसजेनिक प्लांट बना है उसका क्या-क्या बेनिफिट होता है। तो नंबर पहला आपको दिया गया है स्ट्रेस टॉलरेंस। तो स्ट्रेस आपका 2 तरीके का होता है। पहला आपका बायोटिक भी हो सकता है, दूसरा आपका अबायोटिक भी हो सकता है। बायोटिक में आपके कौन-कौन से आ जाएँगे, जैसे आपका फंजाई हुआ, आपका बैक्टीरिया हुआ, आपका वायरस हुआ, इनसे होने वाले जो स्ट्रेस हैं या जो नेगेटिव इम्पैक्ट हैं प्लांट पर पड़ने वाले, उनको आप बायोटिक स्ट्रेस के नाम से जानते हैं। और अबायोटिक स्ट्रेस में कौन-कौन आएगा आपका? सैलिनिटी आएगा, पीएच आएगा, टेम्परेचर आएगा, ड्रॉट आएगा, ये सारे क्या होते हैं आपके अबायोटिक स्ट्रेस में आते हैं। तो प्लांट जो को जब कोई प्लांट आपका नेचुरल कंडीशंस में ग्रो कर रहा होता है, तो उसको वहाँ पे दोनों कैटेगरी के स्ट्रेसेस को फ़ील करना पड़ता है और प्लांट के बाद अपना अपना खुद का क्या होता है सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म होता है इन दोनों तरीकों से लड़ने के लिए। तो लेकिन उसके बावजूद भी प्लांट आपके सही तरीके से सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, ग्रोथ नहीं कर पाते, दैट इज़ व्हाई जेनेटिकली इंजीनियरिंग करके मीन्स मॉडिफिकेशंस करके प्लांट को आप स्ट्रेस टॉलरेंट क्या करते हैं, बनाते हैं, जो कि अब स्ट्रेस कंडीशन में भी मस्त तरीके से क्या करते हैं, काम करते हैं। मैंने अपनी पीएचडी में सैनिटी टॉलरेंट बैक्टीरिया पे काम किया था, जिसके पास एबिलिटी थी कि जहाँ पे सॉल्ट का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो, तब पर भी वो अच्छे तरीके से फ्लरिश ग्रोथ कर सकता है। और उसके लिए जो भी काम कराए गए मीन्स जो भी काम हुआ, उससे ये समझ में आया कि हाँ, ये बैक्टीरिया हमारा ऐसे जगह पे भी काम कर सकता है, जहाँ पे ज़मीन जो पूरी तरीके से कैसी हो, बैरल लैंड हो, मीन्स जिसे आप ऊसर बोलते हैं। आप सब लोग यूपी के हैं? नहीं हैं। अगर यूपी के होंगे तो फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा, उसको ऊसर बोला जाता है और पता नहीं उधर नागपुर में या महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं, आइडिया नहीं हमको। बैरल लैंड। हाँ, तो बंजर जो ज़मीन होती है, जैसे वहाँ पे कोई भी हाँ, वहाँ पे कोई भी फसल पैदा नहीं होती है ना, एग्ज़ैक्टली वो जो पूरा आपको होता है ना, वो सैनिटी होती है, मीन्स सॉल्ट का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा डिपॉज़िट हो जाता है, जिसकी वज़ह से वहाँ पे न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी पूरी डिप्राइव हो जाती है और कोई भी प्लांट वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाता। सो मेरा जो काम था पीएचडी में, वो उसी ऐसे बैक्टीरिया पे था जो कि आपका ऊसर वाले मीन्स बंजर वाले बैरल ज़मीन पे भी क्या करता था, काम करता था और वहाँ पे भी न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी करा कर के प्लांट को ग्रोथ कराने में कैपेबल हुआ। ओके, तो आज के डेट में सैनिटी टॉलरेंट पे बहुत ज़्यादा काम चलता है क्योंकि हमारे अलग-अलग जगह पे सैनिटी का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। सो यहाँ पे देखेंगे हम लोग स्ट्रेस टॉलरेंस में, तो मैंने आपको बताया कि प्लांट को नेचर में 2 तरीके का स्ट्रेस फ़ील करना पड़ता है। पहला आपका जो होगा वो बायोटिक है, जिसमें आपके वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, पैथोजेंस, नेमाटोड्स, इंसेक्ट्स, पेस्ट, वीड्स एटसेट्रा, ये सारे टाइप से क्या होते हैं उसमें आ जाते हैं। तो इनकी वजह से भी प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो क्या होती है, हैम्पर होती है। जैसे अगर आप लोग इनकी बात करें, ये जो वीडिसाइड्स होते हैं या ये होते हैं, तो ये क्या करते हैं, प्लांट के साथ-साथ में भी क्या करते हैं, ग्रोथ करते रहते हैं। तो प्लांट का जो न्यूट्रिशंस होता है उसको ये डिवाइड कर लेते हैं। आधा ये खाए जाएँगे और आधा प्लांट खाएगा। तो प्लांट को बेचारा जितना खाने की भूख थी, उसका कम खाना मिला तो ग्रोथ ऑटोमेटिकली क्या होगा, रुक जाता है, राइट? और इंसेक्ट वगैरह जो होते हैं जाकर के उन्हें कोई डिजीज़ कॉज़ कर देते हैं, उनके प्रॉपर चीज़ों को सही से करने नहीं देते हैं। तो इस तरीके से जो आपके लिविंग सिस्टम्स हैं, उन लिविंग सिस्टम के इंटरफेरेंस से प्लांट को जो स्ट्रेस फ़ील हो रही है, मीन्स उसके न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी कम हो जा रही है, उसका ग्रोथ जो हो रहा है वो हैम्पर हो जा रहा है। उन चीज़ों को आप क्या बोलते हैं, बायोटिक फैक्टर या बायोटिक कॉजेज़ बोलते हैं स्ट्रेस के लिए। दूसरा आपका आता है अबायोटिक, इसमें आपका सैनिटी है, ड्रॉट है, एक्सट्रीम टेम्परेचर है, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है, एटसेट्रा है। इसमें से सबसे ज़्यादा जो आपका कॉज़ करता है वो क्या है, आपका सैनिटी और दूसरा आपका क्या है, ड्रॉट। ये दोनों ही फैक्टर बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाते हैं प्लांट के लिए और अगर इस कंडीशन से प्लांट को सर्वाइव करना होता है तो बड़ा दिक्कत होता है उसको ग्रो करने के लिए। सारा का सारा जो फिजियोलॉजी होती है उसकी चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ट्रांसजेनिक प्लांट की हेल्प से आप कैसे स्ट्रेस टॉलरेंट प्लांट को बना सकते हैं और कैसे आप उनको बेनिफिट पहुंचा सकते हैं। तो आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है बायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस की कौन-कौन से ऐसे मैकेनिज़म्स हैं, क्या-क्या चीज़ें हैं जिससे कि आप बना सकते हैं। सो पहला आपको दिया गया है हर्बिसाइड्स टॉलरेंस, राइट? तो हर्बिसाइड्स या वीडीसाइड्स जो होते हैं, वो ऐसे अनवांटेड प्लांट होते हैं जो कि आपके जो डिज़ायरेबल प्लांट होते हैं उनके साथ में क्या करता है, ग्रोथ करता है और उनके साथ में ग्रोथ करने की वजह से उसी न्यूट्रिएंट को वो भी क्या करेगा, अपटेक करेगा जो कि आपको प्लांट को चाहिए था। तो न्यूट्रिएंट वहाँ पे क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, मीन्स कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपका प्लांट जो है वो ग्रोथ करना कम करेगा। सो इन वीडीसाइड्स को से बचाने के लिए मीन्स इनसे रखने के लिए फार्मर्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में हर्बिसाइड्स या वीडीसाइड्स क्या करते हैं, यूज़ करते हैं और यूज़ करके उनको क्या करेंगे, बचाने का, प्लांट को बचाने का काम करते हैं, राइट? मीन्स वीड को किल करने का काम करते हैं। और आपके जो वीडीसाइड्स होते हैं उसमें होता क्या है आपका, ये एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है, दैट इज़ द ग्लाइफोसेट, राइट? ये आपसे कभी-कभी पूछा जा सकता है।
तो ये ग्लाइफोसेट जो होता है आपका, ये वीडिसाइड्स का काम करता है, जो कि वीड्स को किल करने का काम करेगा। तो वीड्स क्या होते हैं? अनवांटेड जो आपके अनडिज़ायरेबल प्लांट होते हैं, जो कि डिज़ायरेबल प्लांट के साथ में क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। तो इन वीड्स को किल करने के लिए फार्मर्स जो होते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या करेंगे? ग्लाइफोसेट का क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। इससे भी प्रॉब्लम हो जाती है, जितना ज़्यादा आप वीडिसाइड्स या हेर्बिसाइड्स यूज़ करते हैं, ये जितने भी वीड्स होते हैं ना, ये अपने आप को टॉलरेंट बना लेते हैं। मतलब उनकी बॉडी में ऐसे-ऐसे मैकेनिज़्म डेवलप हो जाते हैं कि आप कितना भी केमिकल वो डालते रहिए, उनको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं होता है। तो ज़रूरत हो जाता है कि यहाँ पे दूसरे अप्रोच को काम करने के लिए, मीन्स दूसरा तरीका खोजने के लिए, बजाय कि वीडिसाइड्स को स्प्रेड करने के लिए। और ये जो केमिकल्स होते हैं, सिंथेटिक केमिकल होते हैं, तो ये सॉइल की फर्टिलिटी पे, मीन्स सॉइल के जो टोटल कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस होता है, उन पे भी क्या करता है? नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। तो आपके प्लांट की जो ग्रोथ होती है, वैसे भी क्या होती है? हैम्पर हो जाती है। सो आज के डेट में आपका पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स, हेर्बिसाइड्स को यूज़ करने के लिए क्या किया गया? मना किया गया है। मना किया जाता है कि आप उन केमिकल को यूज़ ना करें, क्योंकि वो केमिकल्स आपके जीन पूल के थ्रू आपकी बॉडी में भी क्या होते हैं? आ जाते हैं। वो प्लांट में गया, प्लांट ने उसको अपटेक किया, प्लांट को हम लोग अपटेक करते हैं, तो हमारी बॉडी में भी क्या होता है? धीरे-धीरे डिपोज़िशंस होना शुरू हो जाता है। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा डीडीटी का, नाम सुना है? इसका क्या फुल फॉर्म होता है? वेरी गुड। ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला क्या होता था? पेस्टिसाइड्स होता था, और इसको यूज़ करके हम लोग उसको क्या करते थे? यूज़ करते थे। और इसकी वजह से मतलब ये जब फील्ड में यूज़ किया गया, तो धीरे-धीरे क्या हुआ? उस फील्ड को फूडर के फॉर्म में किसने खाया? गाय-भैंस ने खाना शुरू किया। और जब गाय-भैंस मरी, तो गाय-भैंस को खाने के लिए वो क्या आते थे? आपके चील आते थे। तो उनके धीरे-धीरे उनके जीन पूल में इसका कंसंट्रेशन चला गया। तो हुआ क्या? जैसे आप देखिए आज के डेट में जो कौवे या जो गिद्ध हैं, वल्चर हैं, इन सब का जो आपकी स्पीशीज़ है, वो आपको दिखाई देना बंद कर दी। उसके पीछे का रीज़न यही बताया गया कि ये आपने डीडीटी को डाला कहाँ पे था? फील्ड में। सोचिए कितना लंबा मतलब जीन पूल बन जाता है। आपने डाला इसको कहाँ पे? फील्ड में, जहाँ कि आपके प्लांट थे, राइट? और इस प्लांट को कौन ले रहा है? एनिमल्स, मीन्स जैसे गाय, भैंस, ये सब खाते हैं। और जब ये गाय, भैंस आपके मर जाते हैं, तो आप जाकर के उसको फेंक देते हैं, और इनको खाने के लिए कौन आता है आपका? ये गिद्ध आते हैं, कौवे आते हैं, ये सब आकर के इसको खाते हैं। तो इनकी बॉडी से फिर इनकी बॉडी में क्या होता है? ट्रांसफ़र हो जाता है। जब इनकी इनकी इनके जब नेक्स्ट जनरेशंस आती है, मीन्स एग लेइंग करते हैं ये, तो एग की जो इनकी लेयर होती है, वो क्या होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है, CaCO3 की। तो ये जो डीडीटी होता है, इस डीडीटी की वजह से कैल्शियम कार्बोनेट की जो सिंथेसिस होती है, ये सिंथेसिस क्या होती है? हैम्पर हो जाती है, जिसकी वजह से इनका ये जो एग का ऊपर कवरिंग है, मीन्स जैसे नॉर्मल अगर आप अंडा खाते हैं, अगर आपने देखा है, तो उसमें जो ऊपर का लेयर है व्हाइट वाला, क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। तो उस कैल्शियम कार्बोनेट को बना मतलब उस लेयर को बनाने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये डीडीटी क्या था? उसकी बॉडी में कैल्शियम कार्बोनेट के बनाने की जो पाथवे थी, उसको क्या किया? ब्लॉक किया, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में ये कंपाउंड कम बना, और जब कम बना, तो ये जो एग था, इसका लेयर बहुत ही फ्रेजाइल हो गया। तो जैसे ही इसके अंदर में जो आपका ये यंग वंस डेवलप कर रहा था, ये मैच्योर होने से पहले ही क्या गया? फट जाता था, और ये प्रीमेच्योरली क्या हो जाती थी? इसकी डेथ हो जाती थी। तो जिसकी वजह से डे बाय डे, ईयर बाय ईयर आपका डिके बाय डिके धीरे-धीरे उनकी पॉपुलेशन क्या हो गई? कम होती गई। तो अचानक से 2-3 स्पीशीज़ आपके ये गायब हो गए, तो ये साइंटिफिक कम्युनिटी को बड़ा टेंशन हो गया कि भैया अचानक से ऐसा हुआ क्या? तब किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पे डाली गई जो केमिकल है, उसका असर यहाँ पे पड़ेगा, इतना किसी ने अंदाज़ा नहीं लगाया था। तो उसको बहुत टाइम लगा इस चीज़ को स्टडी करने में कि अच्छा, यहाँ से आपका जो आपने स्प्रेडिंग किया था डीडीटी का, वो प्लांट में गया, प्लांट को इस गाय-भैंस ने खाया, गाय-भैंस जब मरा, तो इसको गिद्ध ने खाया, और गिद्ध की बॉडी में जाकर के ये प्रॉब्लम कर रहा है, तब जाकर के उसकी नेक्स्ट जो जनरेशंस बनने वाली है, उसका एग पूरी तरीके से डेवलप होने से पहले ही क्या हो रहा है? फट जा रहा है। और इस तरीके से उसके आपके जो स्पीशीज़ थे, या फिर उसकी जो पॉपुलेशन थी, वो क्या हो गई? कम होती गई। तो तब जाकर के जब ये प्रूफ हुआ, तो पूरी तरीके से गवर्नमेंट ने बाकायदा जियो निकाला और बताया कि भैया डीडीटी को बैन किया जाए, आज से यूज़ नहीं किया जाएगा। तो तब से लेकर के वो डीडीटी क्या है? बंद है। तो ऐसे ही आपके बाकी भी जो पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं ना, वो आपके लिए ठीक नहीं होते हैं। तो जब भी आप मार्केट से सब्ज़ी लेकर के आएँ, तो उसको प्रॉपर तरीके से उसको अच्छे से वॉश कीजिए। ऐसे तुरंत बनाकर खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो केमिकल्स होते हैं ना, वो हीट होने से भी खराब नहीं होते हैं। आपकी बॉडी में अगर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अगर वो डिपॉज़िट हो रहा है, तो कब आपकी बॉडी में टॉक्सिक बन जाएगा, गॉड नोज़, पता नहीं। और आज के डेट में तो वैसे भी लाइफ़स्टाइल ऐसी हो गई कि आदमी 50 साल जाते-जाते हालत ख़राब हो जा रही है उसकी। तो थोड़ा-सा इस चीज़ को लेकर के भी आप लोग कॉन्शियस रहिए। और चूँकि पढ़े-लिखे लोग। क्या चीज़?
हाँ, हमारे लिए एक लेइंग जितने भी ऑर्गेन्स होते हैं जिनकी बॉडी में एग का फॉर्मेशंस होता है, उनके लिए ये प्रॉब्लम है। तो इकोसिस्टम तो सबसे बैलेंस होता है ना। इकोसिस्टम में अगर जितने भी फूड चेन अगर किसी भी ट्रॉपिक लेवल पे कोई भी ऑर्गेनिज़्म अगर डिस्टर्ब होगा तो पूरा का पूरा आपका इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। तो जितने भी ऑर्गेनिज़्म चाहे वो आपका डिकम्पोज़र हो, चाहे वो आपके वल्चर हों, कोई भी हो, सबका अपना-अपना एक सिग्निफिकेंस है आपके इस फूड चेन में और हर एक ट्रॉपिक लेवल पे अलग-अलग काइंड के ऑर्गेनिज़्म पाए जाते हैं। अगर किसी भी ट्रॉपिक लेवल पे पाए जाने वाले ऑर्गेनिज़्म का अगर पूरी तरीके से एक्सटिंक्शन अगर हो जाएगा, तो पूरा का पूरा आपका जो इकोसिस्टम होगा ना, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ऐसा होने से बचाना चाहिए और चूँकि हम लोग इस पूरे प्लैनेट पे सबसे ज़्यादा बुद्धिजीवी कैटेगरी में आने वाले प्राणी माने जाते हैं, तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम सब लोगों का क्या करें, ख़्याल रखें। ठीक है? तो इतना पढ़ने-लिखने का फ़ायदा यही है कि आप चीज़ों को बाकी लोगों के कंपैरिज़न में ज़्यादा बेटर सोच सकते हैं, उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उनके बारे में आप समझ सकते हैं, तो उनको आप काम करने से मना कीजिए। अभी देखिए डब्ल्यूएचओ की आज ही रिपोर्ट आई है, होपफुली आप लोगों ने पढ़ा होगा। बताया गया है कि इंडिया में 14 करोड़ सिर्फ़ दूध का प्रोडक्शंस होता है और उसको डेली 14 करोड़ को 64 करोड़ लीटर क्या किया जाता है, बनाया जाता है। इतना ज़्यादा केमिकल का यहाँ पे एडिशंस किया जा रहा है, तो डब्ल्यूएचओ ने दावा किया है कि अगर इंडिया वाले ये जो अमूल दूध पीता है इंडिया का जो स्लोगन दिया गया है, अगर इसको बंद नहीं किया तो 2050 आने तक जो है 87% लोग कैंसर के पेशेंट हो जाएँगे। ये आज की रिपोर्ट है डब्ल्यूएचओ की, 87% ओनली जस्ट 25 ईयर्स बाद। अगर आप इसी तरीके से 14 करोड़ का दूध का प्रोडक्शन करा करके 64 लीटर करोड़ लीटर आप बना करके बेचते रहेंगे, उसमें है क्या अमोनिया डाल देते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड डाल देते हैं, जिसकी वजह से पूरा आपका दूध एकदम गाढ़ा हो जाता है, झाग बनने लगता है और लोगों को लगता है कि यार अमूल दूध तो एकदम पूरा प्योर फॉर्म में दूध आता है। आप इमेजिन कीजिए कि अगर अमूल का दूध पूरा अगर प्योर फॉर्म में है, तो कोविड के टाइम पे पूरा का पूरा मूवमेंट सीज था, तो इतना सारा दूध गया कहाँ? 3 महीने तक। लेकिन फिर भी लोग अमूल पे बहुत ट्रस्ट करते हैं और अमूल को पीते हैं। वो एफसीसीआई को एफएसआईसी वाले को एफएसआई वाले को ये अमूल वाले ना बहुत पैसा देते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा देते हैं, तब जाकर उनकी फूड की क्वालिटी ठीक हो जाती है। तो आप लोग पढ़े लिखे हैं, मलाई में अमोनिया डाला जाता है। आपने फूड एडल्ट्रेंट का नाम सुना है? टारगेट सब पे किया गया, जितनी भी इंडस्ट्री है मिल्क बनाने वाली, सब में ये डब्ल्यूएचओ ने रिपोर्ट में जारी किया है कि जी हाँ, सब में अभी फिलहाल तो नाम उसने पब्लिश नहीं किया हुआ है। मैं तो आपको ये अमूल का नाम देके एग्ज़ाम्पल दे रहा था क्योंकि अमूल पीता है हाँ, नहीं, डब्ल्यूएचओ ने ये नाम हाँ, ज़्यादातर लोग अमूल पीते हैं ना, उनको बड़ा ट्रस्ट है अमूल पे कि हाँ, ये बहुत अच्छा चल हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए देखिए आपको एक चीज़ बताएँ नहीं, देखिए यही यही फ़र्क है। अगर आप भैंस वाले से मीन्स तबेला वाले से अगर आप लेकर के आते हैं ना, तो वहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी सिर्फ़ ये बनेगी कि आपको दूध की क्वालिटी थोड़ी डल होगी। उसके पास अमोनिया बनाने का केमिकल नहीं है। वो आपको सिर्फ़ वही डाल के देगा पानी। लेकिन ये जो पैकेट में स्टोर होकर के आता है पैकेट में जो स्टोर होकर के आता है ना, इसमें तो क्या केमिकल मिला हुआ है आपको पता नहीं है और वो कितने मतलब कैसे होकर प्रोसेस होकर के आया ये भी आप नहीं जानते हैं। तो उससे तो ज़्यादा बेटर होगा। ये बात अलग है कि सबके पास में तबेला नहीं है, तो सब लोग तबेले पे डिपेंड नहीं हो सकते। अच्छा, लेकिन देखिए मेरे मेरे लिसन मेरे मेरे इस मेरे इस इन्फॉर्मेशंस को यहाँ पे कन्वे करने का डिस्कस करने करने का सिर्फ़ एक ही मीन था कि अगर आपके पास ये पॉसिबिलिटी बनती है, तो आप कोशिश करें कि पैकेट का जो सामान है, उसे आप कम से कम कंज़्यूम करें। वो आपके हेल्थ के लिए और आपके फ्यूचर के लिए बेनिफिट होगा। पैकेट में आने वाले सारे सामान जो होते हैं, वो केमिकली प्रिज़र्व किए जाते हैं। आप उनको खाते हैं, तो वो केमिकल का कंसंट्रेशंस आपकी बॉडी में भी जाता है। वो जो कि धीरे-धीरे आपकी बॉडी के टॉक्सिक हो जाते हैं। चाहे वो कुछ भी हो। चाहे अगर आप डेली गैस पे खाना अगर आप बना रहे हैं, तो जो वहाँ पे प्रोपेन और इथेनॉल का मिक्सर होता है ना, वो भी आप डेली जो इन्हेल करते हैं ना, उससे भी आपकी बॉडी में दिक्कत होती है। जो उसमें पंजेंट स्मेल करने वाले जो केमिकल डाले गए हैं, वो भी आपके लिए दिक्कत करता है। तो जितनी चीज़ें आपके साथ में केमिकल एक्सपोज़र आप कम रखेंगे, उतना आपके लिए बेटर रहेगा। तो पैकेट वाले जो भी सामान रखे जैसे आपने चिप्स खाया, तो चिप्स में क्या है आपका नाइट्रोजन भरा रहता है, जो कि आपका पूरे चिप्स को क्रंची और क्रिस्पी बना के रखता है। वो जैसे ही पैकेट आप खोलते हैं, आपने कभी नोटिस किया कि एक बार पैकेट अगर खुल जाए और आधे घंटे बाद अगर आप देखें तो उसकी पूरी कुरकुरे की जो कुरकुरेनेस होती है खत्म हो जाती है। जबकि वही पैकेट अगर बंद हो तो 3 महीने तक भी सही रहेगा। वो क्यों? क्योंकि वहाँ पे
गैस डाली गई है, केमिकल ट्रीटमेंट दिया गया है, नाइट्रोजन गैस होती है। तो वो नाइट्रोजन गैस भी आपके लिए दिक्कत कर रही है, लेकिन आपको पता नहीं चलता क्योंकि हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है। तो पैकेट वाले जो चीज़ हैं प्लीज़ आप लोग उसको थोड़ा-सा कम कंज़्यूम करें, अगर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और सबके लिए यही रिकमेंडेशंस है। मैं यहाँ पे बायोटेक पढ़ा रहा था, हेल्थ पे हम लोग आ गए हैं कि आप लोग डेली बेसिस पे एट लीस्ट 4 लीटर पानी ज़रूर अपनी बॉडी में इनटेक करें, चाहे वो ठंडी हो, चाहे वो गर्मी हो। पानी जितना ज़्यादा पिएँगे, आपकी बॉडी का फ़िल्ट्रेशन उतना बेटर होता है और अगर जितने भी आपके बॉडी में टॉक्सिक सब्सटेंसेस बनते हैं, उनको रिलीज़ करने का सिर्फ़ एक ही तरीका है आपका यूरिनेशंस का। तो जितना ज़्यादा आप पानी पिएँगे, उतना ज़्यादा आपकी बॉडी में टॉक्सिक मटेरियल क्या होंगे, रिलीज़ आउट होते रहेंगे। और उसको आप करके देखिए, अगर आप सिर्फ़ 3 से 4 महीने अगर आप लगातार 4 लीटर पानी अगर आप पी करके देखिए, आपकी बॉडी का एनर्जी लेवल जो है अलग से दिखेगा आपको। सुन लीजिए वंदना सुनिए आप आपके लिए जवाब दिया है नेहा ने। अमूल के जो ओनर हैं, जिनका फुल फॉर्म अमूल का फुल फॉर्म जानते हैं आप लोग? हाँ जी, अमूल दूध पीता है इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है आनंद मिल्क यूनाइटेड लिमिटेड। इनके जो ओनर हैं वो आनंद साहब हैं। इनके पास इतनी फुर्सत नहीं है कि अपने पैकेट पे जो एक्सपायरी डेट लिखी गई है उसको देखने के लिए, तो आपकी कंप्लेन को क्या ही रीड करेंगे। आज पूरे इंडिया में इन्होंने बिजनेस फैला रखा है आनंद साहब ने, सबको पिला पिला करके दूध और स्लोगन बना दिया अमूल दूध पीता है इंडिया, और सचमुच में इंडिया पी रहा है। आप कॉलोनी में निकल आइए तो इतने सब फैन हो गए बाबा रामदेव के और अमूल दूध के कि उनके बारे में अगर कुछ बोल दो तो बाप रे, जैसे लगता है उनके घर की ही प्रॉपर्टी है। गलत बोल दिया मैंने। और कॉलोनी में जो आंटी लोग होती हैं वो लोग तो ज़्यादा ही इसके वो कर जाते हैं, हैं? बहुत पढ़ लिख लिए हो, ज़्यादा ज़्यादा ज्ञान हो गया है। सदियों से पीते आ रहे हैं हम बाबा रामदेव का, ये कोई दिक्कत नहीं है। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल डिफरेंस होता है। बिल्कुल, डाला जाता है, बगैर डाले वो आपको सही से मिलेगा नहीं और उतना देर तक अच्छे तरीके से रह नहीं पाएगा। एनीवे ये सारी चीज़ें आप अपनी सेल्फ बेसिस पे एक्सप्लोर कर सकते हैं और ये आपका अपना खुद का कॉन्शियस और सेल्फ आपका डिसीजन होना चाहिए कि आपको क्या चीज़ अपनी बॉडी में डालनी है और क्या चीज़ नहीं डालना है, ठीक है? आप सभी लोग काफ़ी पढ़े-लिखे हैं, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पे देखेंगे कि हम लोग किस तरीके से यहाँ पे बनाया जा रहा है, मीन्स जो आपके स्ट्रेस टॉलरेंट प्लांट हैं, उनको स्ट्रेस बनाने मीन्स टॉलरेंट बनाने के लिए क्या-क्या स्ट्रैटेजी यूज़ की जा रही है। तो आपको बताया गया कि फार्मर्स जो होते हैं वो हर्बिसाइड्स या वीडिसाइड्स यूज़ करते हैं जो कि उस प्लांट को बचाता है हर्बिसाइड से। लेकिन वो हर्बिसाइड्स जो होते हैं मीन्स जो वीड्स होते हैं, वो वीड्स भी अपने आप में क्या करते हैं, टॉलरेंस का मैकेनिज़्म डेवलप कर लेते हैं, जिससे आपको और ज़्यादा कंसंट्रेशंस डालना पड़ता है। तो ये करते-करते आपके प्लांट पे और साथ-साथ आपके जो सॉइल होती है उनकी फर्टिलिटी पे क्या करता है, इम्पैक्ट पड़ता है। तो इन चीज़ों को रिज़ॉल्व करने के लिए आप आरडीटी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, मीन्स वहाँ पे मैनिपुलेशंस करते हैं और यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि एक जीन है जिसका नाम है, जो कि जीन लिया गया है एग्रोबैक्टीरियम के स्पीशीज़ से और ये कोड करता है एक रेजिस्टेंट फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स का, जो कि बनाता है किससे, रेजिस्ट करता है वीडी से या सॉरी वीड्स से। तो वो क्या-क्या आपका मीन्स कौन-कौन से वो जीन है और क्या-क्या आपके कोड करेंगे, किसको टारगेट करेगा, यहाँ पे स्टेटमेंट आपको दिया जा रहा है। सो बताया जा रहा है कि इंट्रोडक्शन ऑफ अ मॉडिफाइड जीन फ्रॉम एग्रोबैक्टीरियम स्पीशीज दैट इनकोड फॉर अ रेजिस्टेंट फॉर्म ऑफ अ हर्बिसाइड्स टारगेट जी एंजाइम। तो आपके जो हर्बिसाइड्स होते हैं उनके पास जो एंजाइम होता है वो इसी का सबस्ट्रेट का एज लगा देंगे तो आपका एंजाइम बन जाएगा, दैट इज द ग्लाइकोफॉस्फेटेज, राइट? तो ये एंजाइम होता है, उसी एंजाइम को टॉलरेट बनाने के लिए ये आपका एग्रोबैक्टीरियम स्पीशीज से जीन लेकर के उसमें इंसर्ट किया जाता है। और ऐसे जो आपके एंजाइम मीन्स ऐसे जो प्लांट जो कि बेसिकली आपके हर्बिसाइड्स ग्लाइकोफॉस्फेट से टॉलरेंट होते हैं, उनको आप सोल्ड एज राउंडअप के नाम से जाना जाता है और इसको आप अगेंस्ट कई सारे जितने भी आपके वीड्स होते हैं उनके अगेंस्ट में क्या होता है, ये इफेक्टिव होता है। और जो भी आपके ये प्लांट है मीन्स जो इस तरीके से आपके बनाए गए हैं, जिनके जिनके पास ये वीड्स का या हर्बिसाइड जो होते हैं इनके लिए टॉलरेंस है, वो कौन कौन से प्लांट है, यहाँ से आपका एग्जाम्पल पूछा जाता है। तो ये सोयाबीन है, कॉर्न है, कॉटन प्लांट है, इन सब में आपके ये जो ग्लाइकोफॉसेट होता है इसके लिए टॉलरेंट क्या किया गया, बनाया गया, ताकि अब प्लांट पे जो आपके प्लांट है उन पे अगर वीडिसाइड्स अगर आप डालते
डालते भी हैं तो कोई उसका इम्पैक्ट ना पड़े, और ताकि आप सिर्फ वीडिसाइड मीन्स वीड्स को मार पाएँ और प्लांट पे कोई दिक्कत ना हो। तो इस तरीके से जेनेटिकली मॉडिफाइड का एप्लीकेशंस करके मीन्स यूटिलाइजेशन करके आपने प्लांट में कुछ ऐसे जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया, जिस जीन की वजह से अब उस पे किसी भी ऐसे केमिकल का जो कि वीड्स को मारने के लिए यूज़ किया जा रहा था, उन केमिकल से कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं आएगी। दूसरा हमारा जो कैटेगरी है दैट इज़ द पेस्ट रेजिस्टेंट का, तो आपके जो पेस्ट्स होते हैं वो भी प्लांट के लिए हार्मफुल होते हैं, वो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से प्लांट का सही तरीके से ग्रोथ नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे सबसे जो पॉपुलर चीज़ है वो दैट इज़ द बीटी के नाम से जाना जाता है, बीटी जीन या बीटी कॉटन या जिस तरीके से। तो क्राई एक जीन होती है जो कि आपका इस एक क्रिस्टल प्रोटीन्स बनाती हैं जो कि इसको टॉलरेंट बनाने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो यहाँ पे कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं पहले आप उनको समझ लीजिए कि ये क्या चीज़ है और कैसे इसको बनाया जाता है। द फर्स्ट जीन फॉर द पेस्ट रेजिस्टेंस वर काई जीन्स, और इसको आप बीटी जीन के नाम से जानते हैं। और ये कहाँ से लिया जाता है, दैट इज द बैसिलस thuringiensis से लिया जाता है। ये एक आपका बैक्टीरिया होता है और उस बैक्टीरिया से इस जीन को निकाला गया। ये जो जीन होती है क्राई जीन, ये क्राई प्रोटीन्स को क्या करती है, इनकोड करती है। और ये जो क्राई प्रोटीन होती है ये बेसिकली आपका क्या है, एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्रोटीन होता है जो कि प्रोएक्टिव फॉर्म में पाया जाता है। किस फॉर्म में पाया जाता है, प्रोएक्टिव फॉर्म में, नॉर्मल कंडीशंस में। जब कभी भी ये आपका जैसे ये वाले जीन को क्या किया गया, प्लांट की बॉडी में इंसर्ट किया गया, तो प्लांट ने अपने बॉडी से मीन्स अपने अपने पार्ट में इस क्राइप जीन को एक्टिवेट करके क्राई प्रोटीन्स का फॉर्मेशन किया। ये जो क्राई प्रोटीन है ये क्रिस्टलाइन प्रोटीन्स होती है जो कि नॉर्मल कंडीशंस में प्रोएक्टिव फॉर्म में या प्रो फॉर्म में क्या होता है, पाया जाता है, मीन्स अभी एक्टिवेट नहीं होता है। तो जब कभी भी कोई इंसेक्ट जो कि प्लांट पे अटैक कर रहा था, जो पेस्ट की कैटेगरी में आते हैं, वो अब प्लांट पे क्या करेगा, अटैक करता है, तो प्लांट के पार्ट में चूंकि आपका ये प्रो फॉर्म में पाया जाने वाला क्राई प्रोटीन है, तो जैसे ये क्राई प्रोटीन इस इंसेक्ट के गट में जाता है तो वहाँ पे इस प्रोटीन्स को एक्टिवेट होने के लिए सुइटेबल मीडिया मिल जाता है। ये वाली प्रोटीन एक्टिवेट तब होती है जब पीएच का रेंज आपका कैसा हो, अल्कली हो, मीन्स स्लाइटली अल्कलाइन हो, मीन्स मोर देन 7 हो। तो नॉर्मल कंडीशंस में आपके जो क्राई प्रोटीन्स होती हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में पाए जाते हैं। जब कभी भी कोई इंसेक्ट प्लांट पे अटैक करता है तो उस अटैक के दौरान पे ये क्राई जो प्रोटीन्स होती है वो इंसेक्ट के गट में चली जाती है, और उनके गट में जाने के बाद वहाँ का जो पीएच होता है वो अल्कलाइन होता है, मीन्स स्लाइटली मोर देन 7 होता है। तो ये आपका जो प्रो फॉर्म मीन्स इनएक्टिव फॉर्म होता है, अब वो एक्टिव फॉर्म में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे ही आपका एक कन्वर्ट होगा तो उनके उस गट में पाए जाने वाले जो एपिथेलियल लेयर होती हैं, उन एपिथेलियल लेयर पे क्या करता है, जाकर के ये बाइंड कर जाता है, और बाइंड करने के बाद यहाँ पे लीकेज कर देता है। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम उनका फूड क्या होता है, बाहर निकलने, स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, इसकी वजह से वो क्या होते हैं, मर जाते हैं। तो इस तरीके से प्लांट को पेस्ट से रेजिस्टेंट बनाने के लिए एक क्राई जो आपकी जीन है, उस जीन को जो कि आपका बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया से लिया गया और उसको डिफरेंट डिफरेंट प्लांट में क्या किया गया, इंसर्ट किया गया। और ये एक बहुत अच्छा अप्रोच हो गया, कुछ करना भी नहीं है। प्लांट को जब भी कोई इंसेक्ट अगर अटैक करेगा तो आसानी से मर भी जाएगा। और उसके पीछे का जो लॉजिक है आपको यही बताया गया कि ये जो बीटी जीन होता है, मीन्स जिसे आप क्राई जीन के नाम से जानते हैं, तो ये क्राई जो जीन है वो क्राई प्रोटीन्स को बनाता है। क्राई का नाम दिया गया इसलिए क्योंकि ये क्रिस्टलाइन नेचर होता है, क्रिस्टलाइन के CRY से क्राई नाम इसका लिया गया था। तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाए जाने वाली प्रोटीन्स होती है जो कि प्लांट के जब बॉडी में होगा तो वो एक आपका इनएक्टिव फॉर्म में पाया जाता है। इसको एक्टिवेट होने के लिए मीन्स इसकी बॉडी मीन्स ये प्रोटीन आपका एक्टिव तब होगा जब उसको पीएच रेंज कैसा मिलेगा, अल्कली मिलेगा, मीन्स मोर देन 7 मिलता है। तो जब मोर देन 7 इसको कहाँ मिल जाता है, दैट इज द इंसेक्ट के गट में। तो वहाँ पे जब इंसेक्ट के गट में ये जाता है तो एक्टिव हो जाता है, और एक्टिव होने के बाद जो उसके गट का एपिथेलियल लेयर होती है उस एपिथेलियल लेयर पे क्या करेगा, बाइंड करेगा, और बाइंड करने के बाद यहाँ पे लीकेज कर देता है, जिसकी वजह से इसके बॉडी के जो फ्लूइड्स होते हैं वो सब बाहर आना शुरू हो जाते हैं। सो इस वजह से लाइसिस होने शुरू हो जाती है और ये आपका इंसेक्ट क्या होगा, मर जाता है। तो इस अप्रोच को लेकर के मीन्स इस बीटी जीन को या आपके क्राई जीन को लेकर के बीटी ब्रिंजल, कॉटन, राइस, मेज, पोटैटो, टोमेटो, कॉलीफ्लावर, कैबेज, ये सारे प्लांट आपके बनाए गए जो कि पेस्ट रेजिस्टेंट की कैटेगरी में आते हैं। सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर हुआ था वो बीटी कॉटन एंड बीटी ब्रिंजल। तो इनमें आपका ये अप्रोच लगाया गया था, बाकी साथ साथ में ये सारे भी क्या किए गए हैं। तो आपने यहाँ पे देखा कि पेस्ट से रेजिस्ट बनाने के लिए किस तरीके का अप्रोच आप कर सकते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट के लिए। तो ट्रांसजेनिक प्लांट का ये दूसरा
पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स था, आपने यहाँ पे देख लिया। तीसरा आपका है डिजीज़ रेज़िस्टेंट, तो मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द केसेज़ में जो प्लांट होते हैं उनमें कहीं न कहीं किसी फंगस का, जैसे अगर पोटैटोज़ की बात करें तो अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये सब सारे डिजीज़ हो जाते हैं, तो कई सारे डिजीज़ेज़ प्लांट में अटैक कर जाते हैं। तो उन डिजीज़ेज़ की वजह से प्लांट का जो क्रॉप की क्वालिटी होती है वो डल हो जाती है, या उनका जो प्रोडक्शंस होता है वो भी क्या होता है, डल हो जाता है। तो उस केसेस में उन प्लांट के जीन्स में कुछ मैनिपुलेशंस किया जाए जिससे कि वो डिजीज़ से क्या हो जाए, रेजिस्टेंट हो जाएँ, तो उनको हम डिजीज़ रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे दिया गया आपका वायरस रेजिस्टेंट, तो यहाँ पे टोबैको, टोमेटो, पोटैटो एंड पपाया, ये सारे प्लांट आपके वायरस से रेजिस्ट करने के लिए जीन को क्या किया गया, इंसर्ट किया गया, और उनको इस तरीके से बनाया गया कि फर्दर इन पे अटैक करने वाले जो वायरस होंगे वो अगर अटैक करेंगे तो उस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से पॉजिटिव वाले में आप देखा कि डिजीज़ भी रेजिस्ट कर सकता है, स्ट्रेस भी टॉलरेट कर सकता है, पेस्ट से भी कर सकता है। और अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे अबायोटिक स्ट्रेसेस से। तो अबायोटिक स्ट्रेसेस में क्या-क्या आ जाएगा, दैट इज़ आपके जो भी हैं सैलिनिटी है, ड्रॉट है, ये सब है। तो प्लांट के पास अपना खुद का भी मैकेनिज़्म होता है उस अबायोटिक स्ट्रेस से कोप करने के लिए। तो क्या-क्या वो रूल फॉलो करेगा जब उसको स्ट्रेस होगा, तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि कुछ वो क्या स्ट्रेस के कंडीशंस में होता क्या है कि उसकी जो ऑस्मोलरिटी होती है वो क्या होती है, डिस्टर्ब हो जाती है। मतलब अगर आपका सैलिनिटी हो रहा है या फिर आपका वहाँ पे ड्रॉट हो रहा है, तो चूँकि मान लीजिए अगर आपका ये प्लांट सेल्स है और यहाँ पे आपका ये बाहर का सरफेस है, तो अगर आपका यहाँ पे सैलिनिटी का लेवल अगर ज़्यादा हो जाएगा, तो सैलिनिटी का लेवल ज़्यादा होने से यहाँ पे ऑस्मोलरिटी क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर ऑस्मोलरिटी ज़्यादा होगी, तो वाटर का मूवमेंट कहाँ होगा, यहाँ होगा या यहाँ ज़्यादा होगा? मान लीजिए ये आपका प्लांट का सेल है और इस प्लांट सेल्स की ऑस्मोलरिटी बाहर की तरफ होगा, राइट? क्योंकि हाँ, ऑस्मोसिस में हमेशा क्या होता है, लिक्विड मूव करता है और लिक्विड आपका हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर तरफ मूव करेगा। तो जब यहाँ पे सैलिनिटी या ड्रॉट हो जाता है, तो ड्रॉट की वजह से सेल्स के बाहर का जो एरिया होता है उसकी ऑस्मोलरिटी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से सेल्स के जो सैप होते हैं, मीन्स सेल्स के जो फ्लूइड होते हैं, वो सब के सब क्या करते हैं, बाहर आना शुरू हो जाते हैं। तो ये सेल्स पूरा आपका श्रिंक कर जाता है, खराब हो जाता है। तो इस चीज़ को बचाने के लिए, इस चीज़ से कोप करने के लिए प्लांट अपनी बॉडी में क्या करता है, एक्टिव इलेक्ट्रोलाइट्स मीन्स ऑस्मोलाइट्स क्या करता है, बनाता है। क्या बनाता है, ऑस्मोलाइट्स। तो ये ऑस्मोलाइट्स क्या करते हैं, जब यहाँ पे बनते हैं ढेर सारे, तो इसके ऑस्मोलाइट के बनने से यहाँ बाहर वाले जो ऑस्मोलरिटी होती है उससे ज़्यादा ऑस्मोलरिटी क्या हो जाती है, यहाँ पे हो जाती है। तो थोड़ा बहुत भी अगर पानी यहाँ पे बचा हुआ तो कहाँ पे जाएगा, आपका अंदर की तरफ जाना शुरू करेगा। तो वो कौन-कौन से ऑस्मोलाइट्स हैं जिनको प्लांट बनाता है, उनका नाम यहाँ पे दिया गया है। ये आपके हैं ट्रेलोज हैं, फ्रक्टेंट हैं, मैनिटाल है, प्रोलीन है, ग्लाइसिन, बीटेन है। इस पे मैंने काम किया हुआ है। ये प्लांट आपका बहुत ज़्यादा बनाता है, बैक्टीरिया भी ये बहुत ज़्यादा बनाता है जब इसको आप स्ट्रेस कंडीशन में क्या करते हैं, डील करते हैं। प्लांट अपनी बॉडी में या बैक्टीरिया अपनी बॉडी में जब सैलिनिटी के स्टेज पे होता है तो 3 प्राइम मैकेनिज्म को फॉलो करता है। पहला आपका प्रोलीन का प्रोडक्शंस करता है, दूसरा ग्लाइसिन बीटेन का, तीसरा आपका करता है इक्सोपॉलीसैकेराइड्स का। ये 3 मैकेनिज्म होते हैं उसको आपके सैलिनिटी से टॉलरेंट बनाने के लिए। तो इन तीनों पे ही काम हो चुका है। सो ये आपके कुछ क्या हैं, आपके ऑस्मोलाइट्स होते हैं जिनको बना करके प्लांट अपना क्या करेगा, ऑस्मोलरिटी मेंटेन करता है ताकि बाहर जो ड्रॉट या सैलिनिटी कंडीशन जनरेट हुई है, उसकी वजह से उसका जो सेल का फ्लूइड है वो बाहर लीक आउट ना हो और मेंटेन रहे। तो ये इनका एक क्या है, नॉर्मल होता है। लेकिन अगर स्ट्रेस का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाए तो इन ऑस्मोलाइट का भी जो बनना होता है एक लिमिट तक होती है, वो आगे ज़्यादा और काम नहीं कर पाएगा, उसको उससे प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। तो उस कंडीशंस में भी आपको क्या करना होता है कि मतलब प्लांट अपने आप को कैसे डिफेंड करेगा, उसमें दिक्कत आना शुरू हो जाती है। तो उस कंडीशन से बचाने के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, अबायोटिक रिसर्च टॉलरेंट के लिए प्लांट बना सकते हैं। मीन्स ऐसे कुछ जीन्स को इंसर्ट कर सकते हैं जो कि ऑस्मोलाइट्स बनाते हैं, और ऑस्मोलाइट्स का परसेंटेज अगर ठीक ठाक रहेगा और अच्छा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो नेचुरल कंडीशन जो होते हैं उन्हीं के बेसिस पे आपके अप्रोच लगाए जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे डिले फूड राइपेनिंग। तो फ्रूट्स को पकने के लिए एक आपका हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि प्लांट हार्मोन्स में सिर्फ अकेला एक ऐसा हार्मोन्स है जो कि गैसियस नेचर का होता है। तो नाम क्या है, दैट इज द इथाइलिन, राइट? इथाइलिन इज द ओनली गैसियस हार्मोन्स ऑफ द इन ऑल द कैटेगरी ऑफ फाइटो हार्मोन। जितने भी आपके 5-6 फाइटो हार्मोन्स पाए जाते हैं उनमें से सिर्फ और सिर्फ आपका क्या है, ये इथाइलिन जो होता है वो आपका क्या है, गैसियस हार्मोन्स की कैटेगरी में आता है। ओके, तो ये कैसे काम करेगा यहाँ पे आपको देखना है। इथाइलिन इज अ गैसियस फाइटोहार्मोन्स इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ फ्रूट राइपेनिंग। ये सवाल आपसे पूछा जाता है कि कौन सा हार्मोन्स ऐसा है जो कि फ्रूट्स के राइपेनिंग में हेल्प करता है, तो उसके लिए आंसर क्या है आपका, इथाइलिन। और फ्लेवर स्लोअर जो टोमेटो है वो आपका बनाया गया है एंटी सेंस आरएनए टेक्नोलॉजी पे, जहाँ पे इस जो आपके लेयर होती है जो कि आपकी पेक्टेट की बनी हुई होती है, जिसकी वजह से आपका डिग्रेडेशन हो जाता है। तो इस लेयर को मीन्स इस एंजाइम को मतलब इसको डिग्रेड करने वाले जो एंजाइम्स होते
होते हैं, उनके एंजाइम्स के जीन को क्या किया गया, सप्रेस किया गया और इस फ्लेवर सोया टोमेटो को बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी आपकी यूज़ की गई दैट इज़ आरएनए आई टेक्नोलॉजी। और इससे करके आपने क्या किया है, इस जीन को इंटरफेरेंस किया, मीन्स उसके सप्रेशंस को रोक दिया है, जो कि इस वॉल को डिग्रेड करने वाले एंजाइम्स का बनाने का काम करता था। तो ये कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि फ्लेवर सोया टोमेटो किस प्रिंसिपल पे काम करता है या किस प्रिंसिपल पे ये बनाया गया है। तो आरएनए आई टेक्नोलॉजी पे या आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी पे या एंटी सेंस आरएनए के नाम से भी आप जानते हैं, एंटी सेंस आरएनए टेक्नोलॉजी के नाम से। तो एंटीसेंस का मतलब ये होता है कि जो आपके आरएनए होती है उनका एक कॉम्प्लीमेंट्री आप आरएनए लगा करके उसको ब्लॉक कर देते हैं और वो ब्लॉक करने के बाद आपका ये जो इसकी डिग्रेडेशंस होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है, राइट। तो इस हिसाब से आप इसकी लाइफ को क्या करते हैं, जैसे आज के डेट में जो मार्केट में आपके टमाटर आते हैं आप देखिए, वो आपको रेड रेड दिखेंगे लेकिन अगर आप उनको टच करेंगे तो हार्ड रहते हैं, वैसे ऐसे आपके मतलब वैसे नॉर्मल टाइप के नहीं रहते हैं। तो पहले के जो नॉर्मल टमाटर होते थे वो पकने से पहले सड़ जाते थे। अभी आप देखिए टमाटर आप ले आइए, हफ्ते भर रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो उनकी ड्यूरेबिलिटी क्यों बढ़ी? क्योंकि यहाँ पे जो डिग्रेड करने वाला एंजाइम था उसको ब्लॉक किया गया, साथ-साथ इसकी जो ये लेयर थी उसको उसके जीन्स को एक्टिवेट करने का भी काम किया गया ताकि ये लेयर थोड़ी मोटी बन जाए। अभी के जो टमाटर होते हैं ना, आप उनको लेयर को देखिए, आप सब्जी बना लीजिए पूरा पक जाएगा लेकिन उसका जो लेयर होता है वो पूरा ऐसे ही रह जाता है। वो डाइजेस्ट नहीं होता, मीन्स इस तरीके से पकता नहीं है। तो अलग रहता है, टमाटर की सब्जी आप जब भी बनाते हैं, छिलका ऊपर उसका जो बारीक वाला रहता है, वो बाहर से निकला रहता है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे मेल स्टेरिलिटी। मेल स्टेरिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है कि जो आपके स्टेराइल मेल होते हैं उनको बनाने की ज़रूरत होती है और उनको बना करके आप प्रिजर्व करके रख लेते हैं ताकि आप चल करके आगे आप उससे फिर से कोई करा सकें। तो मेल स्टेरिलिटी का मतलब क्या है, प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट अननेसेसरी पॉलिनेशंस। जहाँ कहीं भी ज़रूरत नहीं है, अगर वहाँ पे भी पॉलिनेशंस की प्रोसेस अगर हो रही है 2 प्लांट्स के बीच में, तो उस पॉलिनेशंस को बचाने के लिए आपको मेल को स्टेराइल करने की ज़रूरत होती है। तो इसे आप बोलते हैं मेल स्टेरिलिटी। तो ये भी आपका जेनेटिकली मतलब प्लांट के टिश्यू कल्चर से या प्लांट में मॉडिफिकेशंस करके बनाए जाते हैं। सो आपको यहाँ दिया जा रहा है कि इंट्रोड्यूसिंग अ बैक्टीरियल जीन फ्रॉम द बैसिलस इम्यूनोटाइसिस दैट इनकोड अ एंजाइम बारानेस। ये एंजाइम से सवाल आपसे पूछा गया कि एंजाइम का क्या रोल होता है। तो ये आपका एंजाइम है जो कि आपका काम करता है मिल्क स्टेरिलिटी बनाने के लिए। और इस एंजाइम से ये आपका क्या है, एक आरएनए हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम होता है जो कि इनहिबिट करेगा पॉलिन के फॉर्मेशंस को, जिसकी वजह से पॉलिनेशन की जो प्रोसेस होती है परफॉर्म नहीं हो पाती है। तो बारनेज आपका एक एंजाइम होता है और जो कि आपका इस बैक्टीरिया से लिया गया है और ये एंजाइम क्या करेगा, आरएनए को हाइड्रोलाइज कर देता है और इस आरएनए के हाइड्रोलाइज कर देने की वजह से आपका जो पॉलन बनाने वाली सिंथेसिस होती है वो पाथवे क्या होती है, ब्लॉक हो जाती है। तो इस अप्रोच से आप एक स्टेराइल मेल का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं और इसका ज़रूरत तब पड़ती है जब आपको कभी अनवांटेड या अननेसेसरी पॉलिनेशंस को रोकने की ज़रूरत हो। सो नेक्स्ट है आपका ट्रांसजेनिक प्लांट एज अ बायोरिएक्टर मॉलिक्यूलर फार्मिंग के नाम से जाना जाता है। पूरा का पूरा जो प्लांट है आप बहुत अच्छे तरीके से उसको किसी चीज़ को लार्ज स्केल पे बहुत कम पैसे में प्रोडक्शंस कराने के लिए क्या यूज कर सकते हैं। जिस तरीके से आपने पढ़ा था रिएक्टर के बारे में या फर्मेंटर के बारे में जो कि एक आपके इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वैसे ही जब कभी आपका प्लांट एज अ रिएक्टर का काम करे तो उसको आप बायो रिएक्टर के नाम से जानते हैं। मतलब व्हाट। हम्म। देखिए, वहाँ पे मैंने आपको कॉन्सेप्ट ये बताया था कि मान लीजिए आपका सैनिटी ये सेल है और यहाँ पे आपका ये बाहर का मीडिया है, राइट। यहाँ पे जब सैनिटी ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे पानी का जो कंसंट्रेशन होगा वो कम होगा, मीन इसकी ऑस्मोलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, राइट। और यहाँ पे जो आपका है वहाँ पे यहाँ पे आपके सॉलिड पार्टिकल्स कम है तो यहाँ पे ऑस्मोलिटी कम है, मतलब वाटर यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है। तो वाटर जहाँ ज़्यादा होगा उससे क्या होगा, ये बाहर तरफ आएगा, मीन्स मूव करेगा। तो इस कंडीशन में जहाँ पे हाँ, तो जो आपका वाटर होगा पूरा बाहर आ जाएगा जिसकी वज़ह से सेल पूरा खराब हो जाएगा। तो इस चीज़ को बचाने के लिए सेल्स क्या करता है, ऑस्मोलाइट का सिंथेसिस करता है ताकि यहाँ की जो ऑस्मोलरिटी है, यहाँ की ऑस्मोलरिटी दोनों बराबर हो जाए या अंदर का आपका ज़्यादा हो जाए ताकि जो थोड़ा बहुत भी पानी आपका बाहर बचा वो क्या हो, अंदर तरफ मूव करे। ओके।
तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे बायोरिएक्टर के बारे में कि आपका जो प्लांट होता है बहुत अच्छा, ये मॉलिक्यूलर फार्मिंग के नाम से सवाल आपसे पूछा जाता है। ये मॉलिक्यूलर फार्मिंग से आप क्या समझते हैं? तो आपका प्लांट एक बहुत अच्छा क्या है, मॉलिक्यूलर रिएक्टर होता है। आप जिस किसी भी डिज़ायरेबल प्रोटीन्स को बनाना चाहते हैं, उस प्रोटीन्स को प्लांट की बॉडी में आप डीएनए में इंसर्ट करा दीजिए, और जब जितना भी आपका प्लांट वो ग्रो करेगा उतना ज़्यादा वो प्रोडक्शन उसका क्या है, होता रहेगा। तो ये बहुत ही चीप एंड बहुत ही बेस्ट तरीका होता है किसी भी मॉलिक्यूल्स को लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कराने के लिए। तो दैट इज़ व्हाई ट्रांसजेनिक प्लांट जो होते हैं एज़ अ बायोरिएक्टर के रूप में काम करते हैं। ओके। सो प्लांट कैन सर्व एज ए बायोरिएक्टर, जिसका मीन आपने यहाँ पे बता दिया। और किसी भी अमीनो एसिड्स को, कोई प्रोटीन्स को, कोई भी आपकी फार्मास्यूटिकल जो फार्मास्यूटिकली इंपॉर्टेंट जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको, डीएन ड्रग्स को, एंजाइम्स को, इन सबको बनाने के लिए आप प्लांट को एज अ बायोरिएक्टर के रूप में यूज कर सकते हैं। जितने भी ये नाम आपको बताए गए, इनको इनकोड करने वाले जो आपके डीएनए के सीक्वेंस हैं उनको आप कट कीजिए, प्लांट की बॉडी में इंसर्ट कीजिए, और यहाँ से आपका प्रोडक्शन बहुत लार्ज स्केल पे आसानी से मिल सकता है, बहुत कम पैसे में और ईजी वे में। तो इस तरीके से आपने देखा कि ट्रांसजेनिक प्लांट के क्या-क्या पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स होते हैं। यहाँ पे फिर आ गया आपका न्यूट्रिएंट इक्विलिटी, कि ट्रांसजेनिक प्लांट से आपका न्यूट्रिएंट की भी इक्विलिटी होती है, मीन्स आपके जो भी न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी हो रही है उनको भी आप पूरा कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो कॉमन एग्जांपल आपको दिया जाता है दैट इज़ आपका गोल्डन राइस का। सो उसके पहले आप यहाँ पे देख लीजिए कि ये विटामिन ए जो होते हैं वो कहाँ-कहाँ से आपको मिल सकते हैं, और इसके लिए पॉसिबल क्या-क्या सोर्सेस हैं। तो आपका अगर एनिमल फूड की बात करें तो ये मिल्क है, चीज़ है, मीट है, यहाँ से आपको विटामिन ए मिलता है। और अगर वेजिटेबल्स की बात करें तो आपके कैरेट हैं, स्पिनच हैं, टोमेटोज़ हैं, चिलीज़ हैं, यहाँ से आपको मिलता है। और अगर आप फ्रूट्स की बात करें तो मैंगोज़ है, मेलन है, पपाया है, यहाँ से आपके विटामिन एस के बहुत रिच सोर्सेस मिलते हैं। तो आपको यहाँ पे बताया गया है कि गोल्डन राइस है जो कि आपकी आपके विटामिन्स के जो प्रो फॉर्म होते हैं, विटामिन ए के, इसे आप प्रो विटामिन्स बोल के ए के नाम से जानते हैं, जिसके पास बीटा कैरोटीन होता है। जब आपके ये बॉडी में जाता है तो आपका बीटा कैरोटीन से कैरोटिनॉइड या कैरोटीन्स बनने की जो प्रोसेस होती है वो परफॉर्म होती है। तो इस तरीके से अगर आप ये गोल्डन राइस खाते हैं तो गोल्डन राइस से आपको विटामिन ए भी मिल जाता है। ऐसे एरिया जहाँ पे आपके गेहूँ की जो पैदावार होती है, मीन्स हमारी बॉडी में गेहूँ मतलब जो आपका विटामिन ए है वो कहाँ से जा रहा है, आपका गेहूँ से जाता है। तो जहाँ पे गेहूँ आपका नहीं हो रहा, मीन्स आटा नहीं हो पा रहा है, वहाँ के लोग क्या, पब्लिक जो होती है पूरी तरीके से राइस पे क्या होती है, डिपेंड हो जाती है। तो कंटिन्यूअसली अगर आप राइस को एज अ स्टेपल फूड के रूप में कंज्यूम करते हैं तो आपकी बॉडी में सर्टेन न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी आ जाती है। सो लाइक एज बिहार है, वेस्ट बंगाल है, वहाँ पे प्राइम फूड जो होता है वो राइस माना जाता है। तो वहाँ के लोग जो हैं वो धीरे धीरे विटामिन ए में क्या किए गए, डिप्राइव पाए गए। तो वहाँ पे पता किया गया कि अच्छा, चूँकि यहाँ पे आटा नहीं मिल पाता खाने-पीने के लिए, ये लोग दोनों टाइम चावल-चावल खाते रहते हैं, तो चावल में चूँकि सोर्स नहीं है विटामिन ए का, दैट इज़ व्हाई उनकी बॉडी में क्या हो रहा है, विटामिन ए की कमी हो जा रही है। तो इसलिए वहाँ पे अल्टरनेट देखा गया कि चूँकि वहाँ पर क्लाइमेटिक जो कंडीशंस है वो अलाउ नहीं करता है कि वहाँ पे व्हीट का पैदावार किया जा सके, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे। तो राइस में ही क्या किया गया, विटामिन्स जो आपके व्हीट की क्वालिटी थी, जो न्यूट्रिएंट था, उसको क्या किया गया, इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की गई। उसी अप्रोच से बनाया गया आपका ये गोल्डन राइस। तो उस गोल्डन राइस को अगर आप खाते हैं तो आपको रोटी से मिलने वाली जो न्यूट्रिएंट होती है वो भी, और प्लस राइस से जो मिलने वाले जो न्यूट्रिएंट है वो दोनों ही कंबाइंड फॉर्म में आपको मिल जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम देखी गई थी वो विटामिन ए की देखी गई थी, तो इसलिए विटामिन ए का जो जीन था दैट इज़ अ प्रो विटामिन ए, उसको क्या किया गया, उसमें डाला गया। और अब पूरी तरीके से आपका राइस है उसमें आपका क्या है, प्रो विटामिन ए है। जैसे ही आपकी बॉडी में वो जाता है तो प्रो विटामिन ए एक प्रिकर्सर होता है विटामिन ए को बनाने के लिए। कुछ एंजाइम्स आपकी बॉडी में पाए जाते हैं जो कि इस पे काम करके प्रो विटामिन ए को ए में कन्वर्ट कर देते हैं, और अब आपकी बॉडी में उस विटामिन ए की जो डेफिशिएंसी थी वो पूरा होने लगता है। तो यहाँ पे आपसे सवाल जो पूछा जाता है वो क्या-क्या पूछा जा सकता है, गोल्डन राइस किस चीज़ के लिए मॉडिफिकेशंस किया गया था? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी। तो आंसर है विटामिन ए के लिए। और इसको कर के क्या चीज़ आप बना पाए, मीन्स क्या चीज़ आपने कौन-सी आपकी जो प्रॉब्लम थी उसको आपने सॉर्ट आउट किया। तो आप यहाँ पे बताते हैं कि ऐसे पब्लिक के लिए जहाँ पे जिनके लिए राइस आपका पूरी तरीके से एक प्राइम फूड था, उनके लिए एक सप्लीमेंट दिया गया व्हीट में पाए जाने वाले विटामिन्स का, या मीन्स विटामिन ए का। तो आपको यहाँ पे दिया जा रहा है कि जो सीड्स होता है गोल्डन राइस का पूरी तरीके से येलो कलर क्यों दिखाई देता है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, प्रो विटामिन ए। चूँकि उस प्रो विटामिन मीन्स उस राइस में प्रो विटामिन ए का क्या किया गया, जीन इंसर्ट किया गया, और उसके एक्सप्रेशंस होने की वजह से पूरा का पूरा जो कलर होता है वो नॉर्मल राइस जो कि आपकी व्हीट मतलब व्हाइट होती है, ये आपका पूरा गोल्डन कलर का दिखाई देता है। उसके ऊपर वाला आपको जो पॉइंट है वो बता रहा है कि आपके जो प्रो विटामिन्स होते हैं ये आपकी बॉडी जब जाएगा तो वहाँ पे वो पाथवे से कन्वर्ट हो जाता है कैरोटिनॉइड्स में, जो कि विटामिन ए के फॉर्म माने जाते हैं। सो यहाँ पर आपको बताया गया कि ये जो प्रो विटामिन्स ए है इसके लिए स्टार्टिंग में 3 जीन का क्या किया गया था, इंट्रोडक्शंस किया गया था। सुजाता अगर हैं तो ध्यान दें, 3 जीन्स यहाँ पे क्या किए गए थे, इन्वॉल्व किए गए थे पहले प्रो विटामिन ए को डालने के लिए, राइट? इसके साथ-साथ में देखा गया कि ये जो विटामिन्स ए है
ये इसकी न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी तो ठीक हो रही है, लेकिन प्रॉब्लम मीन्स जो बॉडी है ह्यूमन की, उसमें एब्ज़ॉर्प्शंस में प्रॉब्लम हो रही थी। तो उस एब्ज़ॉर्प्शंस के लिए फिर से क्या किया गया, आयरन को बनाने वाले ऐसे मॉलिक्यूल्स को क्या किया गया, सोर्सेज़ को इंट्रोड्यूस किया गया। तो उसके लिए फर्दर फिर से 3 जीन क्या किए गए, ऐड किए गए थे। तो तब जाकर के आपका जो विटामिन ए उस गोल्डन राइस से बन रहा था, जो भी इंडिविजुअल्स को कंज़्यूम कर रहा था, अब उसको अच्छे तरीके से क्या कर पाता है, एब्ज़ॉर्ब कर पाता है। तो 3 जीन्स फॉर द प्रो विटामिन्स ए and three another genes for the iron sources and iron absorptions। आयरन को बनाने के लिए और आयरन को एब्जॉर्ब करने के लिए भी वहाँ पे जीन इंसर्ट किए गए थे। साथ साथ फर्दर फिर से 3 जीन क्या किया गया, ऐड किया गया उसी गोल्डन राइस में। अब उस गोल्डन राइस में सिर्फ विटामिन ए ही नहीं, विटामिन ई और विटामिन के भी क्या है, रिच अमाउंट में मिलता है। तो विटामिन ई जो होता है आपका, वो एंटीऑक्सीडेंट होता है। जब आपकी बॉडी स्ट्रेस कंडीशंस में होती है, आपकी बॉडी में क्या बनता है, आरओएस बन जाते हैं, दैट इज द रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। और इन रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज को नलीफाई करने के लिए आपकी बॉडी में एक मॉलिक्यूल्स बनता है जिसका नाम है एंटीऑक्सीडेंट। आपको बोला जाता है कि आप जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, लाइक अभी गर्मी का मौसम चल रहा है तो आप अंगूर खाइए, संतरा खाइए, ये जितने भी फ्रूट्स होते हैं इनमें आपका एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। तो आपकी बॉडी में जो भी स्ट्रेस कंडीशंस में अगर आप रहते हैं तो आपकी बॉडी में आरओएस बन जाते हैं। और ये जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज होते हैं बहुत ही टॉक्सिक होते हैं आपकी बॉडी के, फ्री रेडिकल्स का जनरेशन करते हैं। तो इनको मारने का काम कौन करेगा, आपका एंटीऑक्सीडेंट करेगा। ओके, अभी इस क्लास को थोड़ा जल्दी से फिनिश करेंगे क्योंकि 10 बजने वाला है और उधर भी क्लास है 10:30 से। सो यहाँ पर आपको बताया गया कि ये जो आपका गोल्डन राइस है उसके पास अब सिर्फ विटामिन ए का नहीं, विटामिन ए और विटामिन ई और विटामिन के भी आपको इसमें इंट्रोड्यूस किया गया। साथ साथ इसमें आपको आयरन के सोर्स और आयरन के एब्जॉर्प्शंस करने के लिए भी जीन्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो गोल्डन राइस में आज के सिनेरियो में जो आपका दिख रहा है उसमें टोटल 9 जीन्स क्या किए गए हैं, इंटरफेरेंस किए गए, मीन्स इंसर्ट किए गए हैं, तब जाकर के आपका वो एक कंप्लीट जेनेटिकली मॉडिफाइड गोल्डन राइस बन पाया है। सो मोर देन वन जीन आसानी से इंटरफेरेंस किए जा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो नेक्स्ट आप यहाँ पे देखेंगे सीड प्रोटीन क्वालिटी का, कि जो आपके सीड्स होते हैं उनकी प्रोटीन की क्वालिटी क्या क्या हो सकती है, कैसे आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि जो सीरियल्स फूड्स होते हैं या लेग्यूम्स होते हैं उनका जो प्रोटीन की क्वालिटी होती है वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाती है ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल्स लाइक एज अ लाइसिन इन द सीरियल्स एंड मेथियोनिन एंड ट्रिप्टोफैन इन द पल्सेस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको यहाँ से पूछा जा सकता है कि सेल्स में कौन से अमीनो एसिड की कमी होने से आप उसको बताएंगे कि वो प्रोटीन की डिफिशियंसी शो कर रहा है। सो लाइसिन द सीरियल केस एंड मेथियोनिन एंड ट्रिप्टोफैन इन द पल्स केसेस। तो इसको आप अच्छे से याद रखिए। टू जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रोचेस हैव बीन यूज्ड टू इंप्रूव द सीड प्रोटीन क्वालिटी। कौन कौन से, नंबर पहला आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि ट्रांसजीन, और दूसरा आपको बताया जा रहा है एंडोजिनस जीन्स। ट्रांसजीन्स का मतलब होता है कि आपने बाहर से ये वाले जो आपके अमीनो एसिड्स हैं इनको कोड करने वाले प्रोटीन्स को क्या किया, आप या तो ऐड कर सकते हैं, तो ये पहला अप्रोच हो जाएगा। दूसरा आपका है एंडोजिनस जीन्स, मीन्स आपके उसी ऑर्गेन के बॉडी में पाए जाने वाले जो जीन्स, इनको कोड करने वाले जीन्स हैं, इनके एक्सप्रेशंस को बढ़ाने के लिए क्या करिए, आप प्रमोटर अच्छा लगा दीजिए ताकि वो उनका जो लेवल है एक्सप्रेशंस का वो क्या हो जाए, और ज़्यादा बढ़ जाए। तो इन प्रोटीन्स को, मीन्स इन आपके अमीनो एसिड्स को बनाने के लिए, आपके प्रोटीन्स की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए दो अप्रोचेस हैं। नंबर पहला है ट्रांसजीन और दूसरा है आपका एंडोजिनस जीन। तो ट्रांसजीन्स का मतलब हुआ बाहर से लेकर के आएंगे, एंडोजिनस का मतलब हुआ कि पहले से जो जीन प्रेजेंट है उनके एक्सप्रेशन को क्या किया जाए, बढ़ा दिया जाए। तो इस तरीके से आप उसको यूज कर सकते हैं सीड की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए प्रोटीन्स को। नेक्स्ट आपका डायग्नोस्टिक एंड थेरेपेटिक प्रोटीन्स। कुछ ऐसे प्रोटीन्स भी होते हैं जो कि आपके हेल्थ के डायग्नोसिस में क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि ट्रांसजेनिक प्लांट्स कैन ऑल्सो प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ प्रोटीन यूज इन डायग्नोसिस फॉर द डिटेक्टिंग ह्यूमन डिजीज एंड द थेरेपेटिक। तो इलाज करने के लिए भी और उसकी डिजीज को डायग्नोसिस करने के लिए भी आपके प्रोटीन्स क्या होते हैं, यूज़ किए जाते हैं, जो कि आपका प्लांट बनाता है। तो क्या क्या है एग्जांपल यहाँ पे आप देखिए, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी भी आप प्रोड्यूस करा सकते हैं, कहाँ पे, प्लांट की बॉडी में। दूसरा आपको दिखाया जा रहा है ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन्स भी करा सकते हैं, पेप्टाइड हार्मोन्स भी करा सकते हैं, साइटोकाइंस भी करा सकते हैं। ये सारे आपके ट्रांसजेनिक प्लांट में प्रोडक्शंस कराए जा सकते हैं और कराए भी जा रहे हैं, ताकि आसानी से आप इनका लार्ज अमाउंट में ले सकें और आप इनको यूज कर सकें। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी आपका डिजीज डायग्नोसिस में यूज़ किया जाता है, डिजीज को यूज़ करने के लिए भी किया जाता है, मीन्स थेरेपेटिक यूज भी है। प्लाज्मा जो प्रोटीन्स होती है वो भी आपका मेडिकल के लिए यूज किया जाता है। पेप्टाइड जो हार्मोन्स होते हैं, जैसे लाइक एज अ आपका इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन्स है, तो ये भी आपका यूज किया जाता है। साइटोकाइनिन आपने देख ही लिया कि वो क्या चीज़ होती है। तो ये सारे जितने भी ह्यूमन बींग्स के लिए डिजीज को डायग्नोसिस करने के लिए या उनके ट्रीटमेंट करने के लिए प्रोटीन्स होते हैं, उन प्रोटीन को भी क्या किया जाता है,
ट्रांसजेनिक प्लांट के अंदर में इंसर्ट करके आपका प्रोडक्शंस कराया जाता है। तो आप गोल्डन राइस का यहाँ पे फ़ोटो देख रहे हैं, जो कि आपको येलो कलर का दिख रहा है, नॉर्मली सब लोगों ने देखा हुआ है। सो नेक्स्ट आपका है एडिबल वैक्सीन्स। तो यहाँ पे सवाल कभी-कभी आपसे पूछ देता है कि एडिबल वैक्सीन्स का मतलब क्या है? इसका एक सिंपल सा मतलब है कि मान लीजिए कि कोई आपका अ, आपकी बॉडी में वैक्सीन्स कैसे काम करता है? आप एंटीजन को क्या करते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में इंसर्ट करते हैं और आपकी बॉडी उसे रिस्पॉन्स करके एंटीबॉडी क्या करती है, बना लेती है, राइट? तो उसी एंटीजन्स को देखिए, मान लीजिए कोई अगर ये बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया का कोई एक प्रोटीन जो कि एंटीजेनिक का काम करता है, तो इसी वाले प्रोटीन्स के जीन को क्या किया आपने, प्लांट की बॉडी में इंसर्ट करा दिया, राइट? तो प्लांट की बॉडी में ये आपका जीन क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएगा, मीन्स काम करेगा और ये एक्टिवेट होकर के क्या बना लेगा, वो प्रोटीन्स बना लेगा जो कि एंटीजेनिक है। तो जब कभी भी आप इस प्लांट के पार्ट को खाएंगे तो ये एंटीजन भी आपकी बॉडी में क्या करेगा, जाएगा। तो ये एंटीजन जब आपकी बॉडी में जाएगा तो आपकी बॉडी उसे क्या करेगी, रिएक्ट करेगी और एंटीबॉडी बनाएगी और मेमोरी सेल्स बना करके रख लेगा। तो जब कभी नेचुरली आपका ये वाला बैक्टीरिया आपकी बॉडी को क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा, तो आपकी बॉडी में ऑलरेडी पहले से ही मेमोरी सेल्स बने हुए हैं, तुरंत उसे क्या करेगा, किल कर देगा। तो चूंकि यहाँ पे आप प्लांट के पार्ट को खाते हैं, दैट इज वाई इसको आप एडिबल वैक्सीन के नाम से जानते हैं। तो एडिबल वैक्सीन का अप्रोच क्या है, मतलब यही कि जो भी आपके पार्ट प्रोटीन्स के एज ए एंटीजन के काम करते हैं, उन एंटीजन वाले प्रोटीन्स को आप प्लांट के जीनोम में इंसर्ट करा देते हैं और उस इंसर्टेड पार्ट से जो प्रोटीन्स वहाँ पे बन रही है, आप प्लांट के पार्ट को खाते हैं तो वो आपके बॉडी में जा करके एज एंटीजन क्या करता है, काम करता है। तो इससे आपके कौन-कौन से डिजीज़ के लिए वैक्सीन्स बनाई गई? कॉलरा के लिए, हेपेटाइटिस बी के लिए। और ये कौन-कौन से प्लांट हैं? बनाना। हाँ? नहीं, नहीं, जो आपके जी हाँ, जो आपके एंटीजन मॉलिक्यूल्स होते हैं और आपकी बॉडी में अगर जा रहे हैं, तो उनका जो इफ़ेक्ट होता है वो आपको डाइजेशन से पहले दिख जाता है। डाइजेशन से पहले आपकी बॉडी में, मतलब आपका जो कोई भी केमिकल अगर आप ले रहे हैं, तो उसका एक्सपोज़र पहले हो जाता है ना, तो आपकी बॉडी तुरंत उसे रिएक्ट करना शुरू कर देती है। और आपने जब ज़्यादा चीज़ खा लिया है तो डाइजेशंस में सारी चीज़ें नहीं जा पाती हैं। डाइजेशंस होने के बाद डेफ़िनेटली कुछ चीज़ें, उनका जो कन्फर्मेशन चेंज होगा तो वो काम नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी वो एज़ एंटीजेन्स काम करते हैं। मतलब आपके बॉडी में एक्सपोज़र उनका हो चुका होता है। ठीक है? यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि कॉलरा के लिए वैक्सीन्स और हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीन्स आपके इस अप्रोच से बनाए गए हैं और जिस प्लांट में किया गया था वो कौन-कौन से है, बनाना एंड टोमेटोज़, चूँकि इसको हम लोग बहुत ज़्यादा कंज़्यूम करते हैं और ये भी हम अच्छे से ऐसे रॉ के फॉर्म में भी खाते हैं, सब्ज़ी के भी फॉर्म में खाते हैं। तो इसलिए इनको खा कर के आप एज़ अ वैक्सीन्स क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। तो 2 आपके वैक्सीन्स यहाँ पे बताए गए। तो कभी-कभी आपसे ये वैक्सीन्स का एग्जाम्पल या ये प्लांट के एग्जाम्पल आपसे पूछे जाते हैं कि कौन से वैक्सीन्स या कौन से प्लांट एज अ एडिबल वैक्सीन्स यूज किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें बताई आई जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, तो उसको फिर से बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आपका है बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। ऐसे प्लास्टिक जो कि बायोलॉजिकल सिस्टम के द्वारा क्या किए जाएँ, डिग्रेड किए जाएँ, उनको आप पीएचबी के नाम से जानते हैं, पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट। तो ये आपका नाम पूछा जाता है कि कौन सा मॉलिक्यूल आपका बायोप्लास्टिक की कैटेगरी में आता है, राइट? तो यहाँ पे आपका ये बैक्टीरिया है जिसका नाम ये है और इसके थ्रू ये क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। और इसका एक ड्रॉबैक ये होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है। मीन्स ये बायोप्लास्टिक को प्रोड्यूस कराना, आपको जेनेटिकली इंजीनियरिंग का अप्रोच पूरा लगाना पड़ता है, तो इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। दैट इज़ वाई आप इसको सही तरीके से प्रोड्यूस नहीं करा पाते। हमारे मतलब नॉर्मल कंडीशंस पे जो हम पॉलीथीन बैग यूज़ करते हैं वो इतना ईज़ी सस्ता मिल जाता है और चूँकि उसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट है, वो डिग्रेडेबल नहीं है, लेकिन क्या किया जाए, ये जो बायोप्लास्टिक बना है, ये प्लास्टिक बन तो गया, लेकिन उसको बनाने के लिए इतना ज़्यादा पैसा खर्च हो गया कि जो आप ₹1 में 4 ठो पॉलीथीन लेकर के निकल लेते हैं, पता लगा आपको वो 4 पॉलीथीन अगर आपको खरीदना पड़े तो ₹400 पे करना पड़े, तो पब्लिक उसको लेगी नहीं। तो दैट इज़ वाई इसका अभी ड्रॉबैक चल रहा है कि इसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कंज़्यूम करना पड़ता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे बायोसेफ्टी आपके प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या-क्या होते हैं, तो आपको किस-किस बात का ध्यान देना होता है, कहाँ-कहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, इस चीज़ को यहाँ पे हम लोग ब्रीफ आउट करेंगे। तो कुछ ऐसे मेजर आपके पॉइंट हैं जहाँ पे आप जीएम क्रॉप को और जीएम फूड्स को क्या करते हैं, कंसर्न करते हैं, बताते हैं कि आपको क्या चीज़ करना होता है। तो देख लेते हैं कौन-कौन से पॉइंट हैं। द सेफ्टी ऑफ अ जीएम फूड फॉर ह्यूमन एंड एनिमल कंजप्शंस। आपने जो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड आपने बनाया हुआ है, आप उसको ह्यूमन बीइंग्स को या एनिमल्स को कंज्यूम कराने से पहले आप उसका ट्रायल करते हैं, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं है। और
खाने के बाद भी मीन्स ह्यूमन बीइंग्स पे भी आप देख के करके देखते हैं कि हाँ उसके खाने के महीने 2 महीने बाद या 4 महीने बाद कोई इम्पैक्ट तो नहीं आ रहा है। आपको एक चीज़ बता दें कि जेनेटिकली मॉडिफाइड या आपके जीएमओ जो प्लांट होते हैं, आज के डेट में अच्छे तो हैं लेकिन इनका अभी प्रॉपर कोई सॉल्यूशंस बन नहीं पाया है और किसी के पास अभी आइडिया नहीं है कि जो आज के डेट में आप जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड खा रहे हैं, आगे आने वाले 10 से 15 सालों में उनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा पता नहीं है। क्योंकि जो भी जीन का इंटरफेरेंस किया गया है, उनमें कब रिवर्जन हो जाएगा, कब आपके म्यूटेशंस हो जाएँगे, कब क्या प्रोटीन्स बनना शुरू हो जाएगा, कोई पता आइडिया नहीं है। तो दैट इज़ व्हाई जीएम को मीन्स जेनेटिकली मॉडिफाइड आपके जो फूड्स या आपके जो प्लांट है उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया जाता है, उनको बहुत ज़्यादा फेवर नहीं करते हैं, क्योंकि उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है आने वाले डेज़ में इसके बारे में किसी को आइडिया नहीं है। तो उनके कंजप्शंस करने से पहले ट्रायल किया जाता है और उनको तब जाकर के लिमिटेड अमाउंट में दी जाती है कि अच्छा कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। द इफेक्ट ऑफ अ जीएम क्रॉप ऑन बायोडायवर्सिटी एनवायरनमेंट ये भी आपको चेक किया जाता है कि आपने जो जेनेटिकली फाइड आपने प्लांट बनाया है उसका आपके बायोडायवर्सिटी पे या एनवायरमेंटल सिस्टम पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं पड़ रहा। अगर पड़ रहा होगा तो उसको वहीं पे बंद कर दिया जाएगा और अगर ट्रायल करने के बाद अगर लगा कि हाँ उससे बाकी जो आपके सिस्टम में पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिम्स हैं उन पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है तो फिर उसको क्या किया जाएगा, प्रमोट किया जाता है कि चलो अच्छा ठीक है ये कर सकते हैं। इसके बाद आप है द इफेक्ट ऑफ अ जीएम ऑन द नॉन टारगेटेड एंड बेनिफिशियल इंसेक्ट। जैसे सपोज आपने बीटी कॉटन बनाया तो आपने किसी एक पर्टिकुलर इंसेक्ट को टारगेट किया कि ये वाला इंसेक्ट जो कि प्लांट को हार्म कर रहा था उसको वो नुकसान करेगा, राइट, उससे उसको मार देगा। लेकिन क्या वो उसके साथ साथ जो नॉन टारगेटेड आपके इंसेक्ट थे जो कि आपके इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या उनको भी तो किल नहीं कर रहा है? इस चीज़ को आपको ध्यान देना पड़ता है। ओके, सो इस तरीके से आपने देखा कि जितने भी आपके टिश्यू कल्चर के जो पॉइंट्स थे वो सारा आपने यहाँ पे कवर कर लिया। सो हम लोगों ने सोचा था कि आज के डेट में हम लोग एनिमल टिश्यू कल्चर पे स्टार्ट कर लेंगे बट वो लग नहीं रहा आपकी ये हो पाएगा क्योंकि 10:30 बजे से क्लास फिर से अभी डिस्कशन वही लगेगी। तो आप लोग अभी जा कर के रेस्ट कर सकते हैं और फ्रेश हो सकते हैं, पानी पी सकते हैं, खाना-वाना खा सकते हैं। फिर आप लोग आइए 10:30 बजे फिर वहाँ पे हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, अभी आपको ये वीडियो और इसकी पीडीएफ मिल जाएगी और बाकी जो रिमेनिंग चीज़ है उसको हम लोग अब नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे एनिमल टिश्यू कल्चर के बारे में। सो प्लांट टिश्यू कल्चर नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। प्लांट के जो सेल्स होते हैं ना उनकी प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट होती है। उनके लिए जो कंडीशंस हैं, उनका जो आपका मीडिया होता है वो सब अलग होता है। तो आप अगर दोनों को साथ में पढ़ते फिर आपको बहुत दिक्कत हो जाता है। और अभी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि आपको अलग-अलग पढ़ाया गया। बैक्टीरिया आपको अलग पढ़ाया मैंने, प्लांट आपको अलग पढ़ाया है और आपको नेक्स्ट जो है वो एनिमल पढ़ाएँगे और उसको कोशिश करेंगे कि 1 दिन के क्लास में चाहे वो 2 ढाई घंटे का क्यों ना चले लेकिन 1 दिन में खत्म करेंगे। ओके? सोचा तो मैंने आज ही यही था कि आज 8 बजे से क्लास लगा रहे हैं तो फिर आपका खत्म हो जाएगा लेकिन थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया। एनीवे कोई दिक्कत नहीं है, अभी आपका प्लांट टिश्यू कल्चर फिनिश हुआ है और आप इसको अच्छे से पढ़िए और इससे जो प्रॉब्लम आपके आए हुए हैं देखिए आप इसके इस कंटेंट से आपके सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं तो फिर उसके लिए हम लोग और देखेंगे। ठीक है? ठीक है, फिर अभी मिलते हैं आधे घंटे के बाद हम लोग पेपर के डिस्कशन वाली क्लास में।